So, good morning, everybody. Uh, today is June 2nd. So, we are going to complete this Telangana current affairs. Okay. So, this will be bilingual. ये bilingual होगा उर्दू और इंग्लिश से जो लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से या उर्दू मीडियम से लिख रहे हैं, उनके लिए तेलंगाना करंट अफेयर जो हम तकरीबन मई 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे. ओके. हम कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में हो जाए, अदरवाइज टू पार्ट्स, इफ नॉट ओनली वन. राइट. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सो थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ. ओके. लाड बाजार 4 मिनट. ओके. देख लेते हैं क्या. 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ खास कर लेते हैं. लाड बाजार 4 मिनट. ओके. तो ये लाड बाजार 4 मीनार को फिलहाल रिसेंटली कैसे जीए टैग दिया गया. राइट. तो जे टैग के बारे में देख लेते हैं कि हर 10 साल को एक बार इसका रिन्यूअल करना पड़ता है. एवरी 10 ईयर्स. तो थोड़ा कलर सही नहीं दिख रहा. कौन सा कलर देखेगा. ओके. तो हर 10 साल में एक बार इसको रिन्यूअल करना पड़ता है. ठीक है. तो टोटल तेलंगाना में अगर अब तक देखा जाए तो 17 तो प्रोडक्ट है, 17वां प्रोडक्ट है. ओके. तो 16वां प्रोडक्ट आपका तांडुल का रेड ग्राम था. हैदराबाद के एतबार से सेकंड है. हैदराबाद में सबसे पहली बार अनिल को जीए टैग दिया गया. ओके. तो ये जीए टैग के लिए, ये लाड बाजार के जीए टैग के लिए एप्लीकेशन दिया गया था जून 2022 में. किसने दिया था. क्रिसेंट हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स आर्टिजन्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एप्लीकेशन दिया था. उस एप्लीकेशन के हिसाब से फिलहाल इसको 2024 में जीए टैग लाड बाजार 4 को दिया. ओके. सो ये लैब बैंगल्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है हमारे बिट पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कुछ है. ओके. राइट. मिरर्स लगे हुए रहते, बीट्स नोकिया लगे हुए रहते. नो प्रॉब्लम. ओके. लाड बाजार जैसा हिस्टोरिक चारमीनार के बिल्कुल करीब रहता लोकेशन इसका. ओके. और इसकी खासियत ये है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के जमाने में, जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो दुख्तर थी यानी बेटी थी, उनकी शादी के वक्त ये लाड बाजार को क्या सेटअप किया गया. ओके. तो टोटल जैसे कि मैंने कहा कि 17 प्रोडक्ट्स थे. तो सबसे पहले कोचमपल्ली इक्कत को क्या ये आया था जीए टैग. उसके बाद सिग्नल फिलिग्री करीमनगर को आया. उसके बाद निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट इसको आया. उसके बाद निर्मल फर्नीचर को आया. निर्मल पेंटिंग्स गढ़वाल साड़ीज हैदराबाद हलीम. ओके. चेरियाल पेंटिंग. उसके बाद पेम्बरती मेटल. राइट. उसके बाद सिद्दीपेट गोल्लाबामा. उसके बाद नारायणपेट हैंडलूम सारीज. कोचमपल्ली इक्कत आदिलाबाद डोकरा. ओके. तो वरंगल दरीज तेलिया रुमाल. राइट. दांडूर रेड ग्राम. ओके. 16 था, अभी 17 हैदराबाद लाड बाजार. ओके. तो ये 17 अभी तक तेलंगाना में 17 प्रोडक्ट्स को कैसे जीए टैग आया, इसको थोड़ा सा याद रखिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कह सकते हैं आप. पांडावोला गुट्टा है. पांडावोला गुट्टा कहाँ पर है. जयशंकर भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है. ओके. तो क्या हुआ, ये पांडावोला गुट्टा एक्चुअली एक पहाड़ी इलाका है वो. और जाहिर बात है पहाड़ी होंगे तो उसमें कुछ गुफाएं होंगी. तो वहां पे कुछ लोग बसा करते थे आज से कुछ साल, हजारों साल पहले. ओके. तो ऐसा वहां पे एक जगह ऐसी पाई गई रिसेंटली. ओके. तो इसको जियो फर्स्ट तेलंगाना में फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट इसको करार दिया गया. दिस इज द फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट इन तेलंगाना. तेलंगाना में फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट. ओके. इंडिया में वैसे बहुत है लेकिन तेलंगाना के एतबार से फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट है. ओके. तो ऐसा कहा जाता है कि हिमालयन से भी पहले बने हुए पहाड़े हैं. हिमालयन जब बना था उससे भी पहले बने हुए ये पहाड़े हैं, ऐसा कहा जाता है. जाहिर बात है पहाड़े हैं तो पत्थर होंगे, तो लोग अगर वहाँ बसे होंगे, इसीलिए उसको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया. तो लोग जब पहाड़ों के अंदर पत्थरे होंगे, गुफाएं होंगी, तो पत्थरे होंगे तो पत्थरों पे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स की उस जमाने में जो लोग वहां कर रहे हैं हजारों साल पहले. कौन से कलर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया देखिए. ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर और व्हाइट कलर का इन्होंने इस्तेमाल किया. ओके. उसके बाद अगर हम देखें पांडा वाला गुट्टा, वहां पे कुछ सिंबल्स, इनकी पेंटिंग्स के अंदर कुछ सिंबल्स भी पाए गए. तो सिंबल्स क्या क्या थे. एक था स्वास्तिक था, सर्कल्स थे, स्क्वायर्स थे. ओके. उसी तरीके से कुछ एनिमल्स की पेंटिंग्स में एनिमल्स का भी पेंट पाया गया है. वो क्या क्या थे देखिए. एक तो था बिसन
एंटीलोप, उसी तरह से टाइगर, लियोपार्ड, ओके, ये 4 जानवरों की भी क्या है सो उनकी पेंटिंग्स में ये सब चीजें क्या है सो पाई गई। राइट, ओके। तो ये जियो हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर करने का, ओके, एसटीआर किसको है, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ओके, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। पांडवुला गुट्टा, जयशंकर, भोपालपल्ली, कलर्स भी याद रखिए, अगर कौन से कलर्स थे, ये जो एनिमल्स वहां पे पाए गए पेंटिंग्स में, इसको भी याद रखिए। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट, जय जय तेलंगाना, आज 2 जून भी है वैसे। ओके, तो ऑफिशियली जय जय है तेलंगाना सॉन्ग को सरकार ने क्या बोलते हैं, ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग के तौर पे भी क्या है सो अनाउंस किया। ओके, तो देख लेते हैं जय जय है तेलंगाना सॉन्ग। तो जय जय है तेलंगाना सॉन्ग क्या है देख लेते हैं। एक्चुअली ये अंडे इल्लना ने लिखा था, उनका पेन नेम। ओके, या उनका लखब भी आप कह सकते हैं। अंधे श्री के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने वही जो तेलंगाना था, जय जय है तेलंगाना, जननी जय केतनम, ये सॉन्ग इन्होंने लिखा था। हम भी जब तेलंगाना मूवमेंट में काफी एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करते थे, तो ये सॉन्ग ज्यादातर लगाया करते थे, या मूवमेंट के टाइम पे हम इसको गाया भी करते थे सब लोग। तो थोड़ा सा गुनगुना भी देता हूँ, इससे मजा भी आएगा आपको। जय जय हे तेलंगाना, जननी जय केतनम, ऐसा है पावर साउंड। ओके, खैर, इनका जो नेटिव विलेज है कहाँ से है, तांडव रखते बोले तो अंधेश्री। ये बचपन में ही ऐसा कहा जाता है कि इनकी यतीमी की जिंदगी थी। ओके, रेबरती नाम की एक जगह है वरंगल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे के मुकामी है। क्योंकि यतीमी थे, तो इनकी परवरिश जक्की रेड्डी मल्ला रेड्डी ने की थी। ओके, जब इन्होंने जय जय है तेलंगाना सॉन्ग लिखा था, तो तेलंगाना तेलंगाना राइटर्स फोरम, सॉरी, ओके, तेलंगाना राइटर्स फोरम की नवंबर 2003 में आदिलाबाद में एक मीटिंग हुई थी। वहां पे ये सबसे पहली बार जय जय है तेलंगाना सॉन्ग को कैसे गाया गया था। ओके, करेक्ट। उसके बाद से फिर हर स्कूल में ये माँ तेलुगु तल्ली का सॉन्ग अक्सर गाया जाता था। वो सॉन्ग को रिप्लेस करके फिर तेलंगाना में जय जय है तेलंगाना सॉन्ग ही अक्सर स्कूल्स में कैसे गाया जाता था। इसके म्यूजिक को रामाचार्य ने कंपोज किया था, लेकिन अभी फिलहाल जब ऑफिशियल सॉन्ग जब डिक्लेयर किया गया, तो फिर इसके म्यूजिक को किरमानी ने क्या बोलते म्यूजिक, राइट। अब देख लेते हैं कि इको टूरिज्म एक्सप्लोरेशन कमेटी क्या है। ये टूरिज्म के एक्सप्लोरेशन के लिए टूरिज्म, तो इको टूरिज्म एक्सप्लोरेशन कमेटी, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ओके, इनको चेयरपर्सन बनाया गया उस कमेटी का। इको टूरिज्म काफी पोटेंशियल है तेलंगाना में, तेलंगाना फॉरेस्ट में। ओके, तो इसको स्टडी करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए कमेटी बनाई गई, और उसके चेयरमैन के तौर पे कैसे फॉरेस्ट मिनिस्टर्स को चेयरमैन के तौर पे एक्ट करेंगे। खैर, उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिनाकी चंद्र घोष। ओके, ये पहले लोकपाल थे। लोकपाल बनने के बाद ये सबसे पहले लोकपाल बने। ओके, इसके सदर बने। ये चीफ सुप्रीम कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस भी थे। तो इनको जुडिशियल इंक्वायरी करने के लिए किस पर, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जब बन रहा था उसमें कई किस्म के इरेगुलरिटीज हुए, चाहे वो डिजाइन के तौर पर हो या फाइनेंशियल जो भी हो। तो उसको, क्योंकि ये टीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे, सॉरी, बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे बना था, तो इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट को, ओके, उसमें जो इरेगुलरिटीज है उसको जुडिशियल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पिनाकी चंद्र घोष कमेटी के ऐसा बनाए थे। जैसा कि आप जानते हैं, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, प्राणहिता एक नदी आती जो गोदावरी से मिलती मेडीगट्टा के मुकाम पर भोपालपल्ली में। ठीक है, मेडीगट्टा महाराष्ट्र के तकरीबन बॉर्डर पे रहता हूँ। मेडीगट्टा के मुकाम पर क्या ऐसे वो मिलती। ओके, तो वहां पे ये दो नदियां मिलने के बाद गोदावरी नदी में काफी ज्यादा पानी आ जाता। तो वहां पे मेडीगट्टा के मुकाम पे लक्ष्मी बैरेज बनाया गया, या मेडीगट्टा रिजर्वायर भी आप उसको कह सकते हो। ओके, बैरेज वहां पे बनाया गया, राइट। तो कहाँ पे ये गोदावरी रिवर, कालेश्वरम है का भोपालपल्ली तेलंगाना में, राइट। ओके, तो वो प्राणहिता और क्या बोलते हैं, गोदावरी जहाँ पे मिलती है वहां से, फिर उसके बाद उस अन्नाराम, फिर सुंदीला, इस तरीके से पानी को लिफ्ट करके उसको तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर, या आप कहें मल्लाना सागर या उसके आगे भी तकरीबन तेलंगाना में हर जगह गोदावरी के पानी को पहुंचाया जा रहा है। ये इस मकसद से क्या है, सो कई
क्या बोलते रिजर्वायर्स को कनेक्ट करते हुए, मल्लाना सागर को भी कनेक्ट करते हुए गोदावरी के पानी को लिफ्ट करने के लिए कालीश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर काफी इरेगुलरिटीज थी, तो पिनाकी चंद्र घोष जुडिशियल इंक्वायरी उसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस सी एल नरसिम्हा कमेटी है यादाद्री या भद्राद्री और यादाद्री में थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट्स को क्या उसको बनाया गया। ठीक है? तो इसमें भी ये भी क्योंकि बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में बनाया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज भी एलिगेशंस कुछ आए कई तरीके से, तो उसको अगेन एक जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी के सदारत में कमेटी बिठाई गई इंक्वायरी करने के। ओके, ये रिटायर्ड जस्टिस है। ओके, तो ये सदारत करेंगे उस इंक्वायरी कमेटी। राइट, ओके। तो इतना ही हमारे लिए न्यूज है, लेकिन थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी देखना। यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन एक्चुअली है कहाँ पर, तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, दामिरा चिरला नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में कैसे ये यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन है। इसको एस्टैब्लिश करने वाले कौन, टीएस जेनको, अभी वो टीजी जेनको हो गया, तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन आप इसको कह सकते हैं। टोटल 5 यूनिट्स है, और एक यूनिट में तकरीबन 800 मेगावाट की क्या है सो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। तो टोटल आप इसको करेंगे तकरीबन 4000 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ओके, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके क्या से एनवायरमेंटल क्लियरेंस को सस्पेंड कर दिया था। ओके, साउथ जोन बेंच, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की साउथ जोन बेंच है, इसके एनवायरमेंटल क्लियरेंस को सस्पेंड कर दिया था। अब भद्राद्री थर्मल पावर स्टेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मुनुगुरु भद्राद्री कोत्तागुडम डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, ये भी जिनको के द्वारा ही मेंटेन में बनाया गया है। 4 यूनिट से, एक यूनिट की कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग की 270 मेगावाट, टोटली 1080 मेगावाट। ओके, ये ग्रीन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। कौन सा, भद्राद्री वाला ग्रीन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, जबकि आपका यादाद्री वाला ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं होता। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या, आश्चर्य नौ क्या सो वहां पे ये थर्मल पावर स्टेशन डाला गया, जबकि यादाद्री में ऑलरेडी वहां पे था, उसको अपग्रेड किया गया। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद तेलंगाना या टीएस एग्रो मिलेट्स। ओके, ये क्या है देखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में 50 मिलेट आउटलेट्स ओके तेलंगाना में शुरू किए, ये सेलिंग के लिए भी, और मिलेट के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके जो मिलेट से बने हुए और भी जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके सेलिंग के लिए, और मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो ये क्या है देखिए, इसकी खासियत, ये वुमेन्स के द्वारा ये आउटलेट्स रन किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके, इन्होंने एक अग्रीमेंट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ओके, और अक्षय पत्रा फाउंडेशन, इन दोनों फाउंडेशन से एग्रीमेंट करके, इन तीनों के सहयोग से, ओके, तेलंगाना स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च एक, अक्षय पात्रा फाउंडेशन, इन तीनों के सहयोग से ये आपके टीएस एग्रो मिलेट स्टॉल्स को क्या है सो चलाया जा रहा है। राइट, ओके। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एक रहता, कृष्णा रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक रहता, दो एक अलग अलग चीजें हैं। फिलहाल सबसे पहले हम कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स की जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो किसको दिया गया, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को दिया गया। तो ये कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कैसे इसको बनाया है, वो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को एस्टैब्लिश किया है। तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, इसका पहले नाम क्या था, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ओके, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन कहा जाता था, लेकिन फिलहाल इसको मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति कहा जा रहा है। ओके, तो ये कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को बनाया किसने, मिनिस्ट्री फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति। ओके, तो ये किस एक्ट के तहत बनाया गया, वो तो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत बनाया गया। इसमें सेक्शन 85 क्लॉज 1 के तहत कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को कैसे कॉन्स्टिट्यूट यानी बनाया गया। राइट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड किसने बनाया है, सेंट्रल मिनिस्ट्री जल शक्ति। ओके, और किस एक्ट के तहत बनाया है, तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, सेक्शन तो 81 सब क्लास 1 और क्लास 1 तो नहीं पूछेगा। राइट, ओके। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ओके, ट्रिब्यूनल एक अलग चीज है, मैनेजमेंट बोर्ड एक अलग चीज है।
ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कृष्णा और गोदावरी रिवर की कैसे वाटर के बंटवारे को लेकर ओके ट्रिब्यूनल को बनवाया था। उसके बाद कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल सेकंड भी आया, वो अप्रैल 2004 में आया। ओके, ये वाटर शेयरिंग यानी पानी के बंटवारे के लिए किन किन स्टेट्स के बीच में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ओके, इन स्टेट्स में पानी के बंटवारे को लेकर गया सो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टू भी क्या है सो बनवाया गया। ओके, तो उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से कृष्णा वाटर के क्या है सो जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उसको ये ट्रिब्यूनल सॉल्व करेगा। राइट, तो कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल सेकंड। ओके, तो ये किस तरह से बनाया गया बोले तो सेक्शन 3 ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत। ओके, 1956 के तहत कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल सेकंड कैसे बनवाया गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना यूनिवर्सिटी मुलुगु, ये क्या है देख लेते हैं। हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 को अमेंड किया गया, अभी उसको 2023 में ओके सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 के नाम से उसको जाना जाता। ओके, ये बिल हाल ही में राज्यसभा में पास हो गया। तो इसके तहत सम्मत का सारा का ट्राइबल यूनिवर्सिटी का को क्या सो बनाया गया, कहाँ पर, मुलुगु मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तेलंगाना की मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। टोटल इसके लिए लागत यानी पैसा कितना खर्च होगा, 889 करोड़ इसमें खर्च होगा। किन किन कोर्सों को ऑफर किया जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लेवल के कोर्सेस कैसे इसमें ट्राइबल्स को दिए जाएंगे। 11 डिपार्टमेंट्स इसके अंदर होंगे। ओके, और उसी तरीके से हायर एजुकेशन रिसर्च के ऊपर भी कैसे स्टूडेंट्स को कैसे काफी हद तक एकेडमिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ये तकरीबन 335 एकड़ लैंड में कैसे यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। ये गुत्तम्मा बोल के टेम्पल है मुलुगु में, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, उसके आसपास के इलाकों में कैसे यूनिवर्सिटीज को, ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया। अब टर्मरिक बोर्ड देख लेते हैं। प्रधानमंत्री हाल ही में निजामाबाद का दौरा जब करे तो इन्होंने ये एक अनाउंसमेंट दिया कि हम निजामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड को क्या है सो बनाएंगे। ओके, क्योंकि निजामाबाद, निर्मल, जटियाल ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हल्दी की पैदावार काफी ज्यादा होती। और खास बात यह है कि सारे दुनिया में सबसे ज्यादा हल्दी का प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया में होता है। दुनिया में जितनी भी हल्दी प्रोड्यूस होती यानी पैदावार होती, उसका 80% हिंदुस्तान में होता। और हिंदुस्तान में भी अगर रियासती एतबार से देखा जाए तो किस रियासत में हल्दी का प्रोडक्शन उपज ज्यादा होती, सबसे पहले महाराष्ट्र, दूसरा है तेलंगाना। ओके, राइट। तेलंगाना में तकरीबन 14%, 14.33% के ऐसो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी हल्दी प्रोड्यूस उपज होती है उसका 14% के ऐसो तेलंगाना में प्रोडक्शन होगा। उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, ये सब। ओके, एक इंडिया डाटा पोर्टल 2.0 भी एक लॉन्च किया गया। ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के तहत कैसे इसको द्वारा इसको लॉन्च किया गया। राइट, तो ये डाटा से रिलेटेड है। ओके, ओपन सोर्स इकोसिस्टम। ओके, तो और कुछ खास ज्यादा इसमें है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स, ये भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये प्रेस्टिजियस क्या बोलते हैं, दो इवेंट्स हैदराबाद में हुए। नंबर 1, 50 किलोमीटर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 50 किलोमीटर्स चैंपियनशिप 2003। ओके, ये भी हैदराबाद में ही, हैदराबाद हाफ मैराथन, ये भी हैदराबाद में हुआ नवंबर 5, 2023 को। ये दो इवेंट्स हैदराबाद में हुए। राइट, ओके, सो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 50 किलोमीटर्स की चैंपियनशिप, ओके, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की के सहयोग से हुआ। ओके, उनके उनके दोनों ने मिलकर किया। ओके, उसी तरीके से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियन ये हर साल होता सारी दुनिया में, कहीं ना दुनिया एनुअली पूरे वर्ल्ड लेवल में साल में एक बार ये होता। ओके, इस साल हैदराबाद में होगा। ओके, अब महालक्ष्मी स्कीम आप जानते हैं, 9 दिसंबर 2023 को महालक्ष्मी स्कीम का एक कॉम्पोनेंट को लॉन्च किया गया, जिसमें बस फैसिलिटी, फ्री बस फैसिलिटीज किसके किसके लिए, गर्ल्स, वुमेन्स, ट्रांसजेंडर्स। ओके, कौन सी बसों में, आरटीसी की कई बसेस है यानी। ओके, लेकिन जो ऑर्डिनरी यानी पल्ले तेलुगु बस और एक्सप्रेस बस में ही ये फैसिलिटी, फ्री बस फैसिलिटी फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर्स को दिया गया। राइट, ओके। अब टीएसआरटीसी के बारे में कुछ देख लेते हैं। निजाम स्टेट रेल रेल रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम से
1932 में ये एक डिपार्टमेंट रेलवे और आरटीसी एक ही साथ एक ही डिपार्टमेंट के तहत हुआ करते थे। उस जमाने में 27 बसेस और 166 एम्प्लॉयज को लेकर के ऐसे ये निजाम स्टेट रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कैसे लॉन्च किया गया था। बाद में 1950 में कानून बनाया गया रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसके तहत 1958 में ओके एपीएसआरटीसी को बनाया गया था। 2016 में कैसे उसका नाम चेंज करके टीएसआरटीसी कर दिया गया, अभी फिलहाल उसका नाम टीजीआरटीसी हो गया। ओके, तो टीजीआरटीसी किस कानून के तहत चलेगी? रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 के तहत ये टीजीआरटीसी चलेगा। गृह ज्योति 27 फरवरी 2024 को सेक्रेटेरिएट में हैदराबाद में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यनुमला रेवंत रेड्डी ने कैसे ये गृह ज्योति स्कीम को लॉन्च किया। 200 यूनिट्स तक का फ्री करंट डोमेस्टिक कनेक्शन, यानी घर में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, कमर्शियल वालों के लिए। ओके, तो डोमेस्टिक कनेक्शन जो होंगे उनको 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएंगी। किनको? जिनके पास वाइट रेशन कार्ड है उन्हीं को कैसे फैसिलिटी दी जाएगी, जीरो बिल अकाउंट। 200 यूनिट तक अगर वो इस्तेमाल करें तो सिर्फ उनको जीरो बिल आता। एनर्जी डिपार्टमेंट में डिस्कम एक डिपार्टमेंट काम करता, सब डिपार्टमेंट उसके अंडर में काम करता। ओके, तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कि सरकार ने हाल ही में ओके 2418 रुपए 2418 करोड़ रुपए ओके सरकार ने बजट में अलोकेशन इसको दिया। उसके बाद गीता कार्मिकुला बीमा, ये जो पाम ट्रीज यानी जो सेंधी झाड़ों से चढ़ के उतारते ओके वो जो वर्कर्स जो काम करते ओके उनके लिए बीमा बीमा यानी इंश्योरेंस स्कीम सरकार ने लॉन्च की। ओके, अगर कभी वो झाड़ से काफी ऊंचा रहता, झाड़ से चढ़ के या उतरते पर कोई हादसे का अगर शिकार अगर वो शख्स अगर हो गया तो उसके फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाते 1 हफ्ते के अंदर ही। फैमिली के किसी भी मेंबर के उसके बाद ओके फैमिली मेंबर्स को कैश हो उनके अकाउंट में हफ्ते के अंदर ही 5 लाख रुपए जमा करके मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस मौत के बाद ओके जो भी। तेलंगाना एकलव्य मॉडल स्कूल, अब ये क्या है देखो, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 तेलंगाना एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को तेलंगाना में सैंक्शन किया। ये सिर्फ ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, बीसी एससी एसटी जो रहते कैटेगरीज उसमें सिर्फ एसटीज के बच्चों के वास्ते, ट्राइबल चिल्ड्रंस के वास्ते ये स्कीम सरकार ने लॉन्च की। ओके राइट, तो पहले 16 स्कूल तेलंगाना में ऑलरेडी थे, अब ये 7 एडिशनल हो गए, तो तकरीबन 24 स्कूल्स के ऐसो ये एकलव्य मॉडल स्कूल तेलंगाना में काम करें। किस सोसाइटी के तहत ये काम करते हैं? तेलंगाना स्टेट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी के तहत कैसे ये स्कूल्स कैसे काम करते हैं राइट। तो यहाँ पे 6 to 2 इंटरमीडिएट तक बच्चों को कैसे फ्री एडमिशन और काफी हर चीज फ्री फराम की जाती है। तकरीबन 840 बच्चों को लिया जा रहा है, 1,09,000 रुपए सरकार सालाना एक बच्चे पर खर्चा करेंगे। ओके, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ट्राइबल वेलफेयर ने 1997-98 में ये स्कीम को कैसे लॉन्च किया था। ओके, ये तकरीबन नवोदय विद्यालयालु जैसे जिस तरीके पे रहते उसी नौयत पर कैसे ये एकलव्य मॉडल स्कूल रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल पे काम करेंगे। अब देख लेते हैं गिरी पोषण। ओके, तो सरकार ने यानी स्टेट गवर्नमेंट ने खासतौर से ट्राइबल पीपुल्स के लिए उनको काफी न्यूट्रिशनल फूड पहुंचाया जाए। ओके, उनके फूड में न्यूट्रिशन हो। ओके, इस नजरिए से इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ओके इनके साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर तेलंगाना ने ये गिरी पोषण स्कीम को कैसे लॉन्च किया। ओके, ये एक न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट है ट्राइबल पीपल के लिए। ओके, जनवरी 2019 में ही इसको लॉन्च किया गया था। इसमें बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे? ट्राइबल वुमेन, और वो भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, जो दूध पिलाने वाली या दूध पीने वाली, और वो बच्चे छोटे बच्चे जो 3 से 6 साल के बीच में हो। ओके, तो ये ट्राइबल वुमेन और चिल्ड्रंस को आईटीडीए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत ओके खासतौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस करते हैं। तेलंगाना में 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आसिफाबाद, भद्राद्री, भोपालपल्ली। ओके, तो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों के सहयोग से ये काम किया जा रहा है। इसमें मदद इक्रिस एक्ट की भी कैसे ली जा रही है। ओके, ये इन लोगों को 3 रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, बिल्कुल रेडी टू कुक। ओके, और 2 प्रोडक्ट्स ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के तौर पर इनको दिए जाते हैं, हफ्ते में 6 दिन इनको दिए जाते हैं राइट। ओके, इनके न्यूज फूड जो लोग जो खाते हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी कम है, तो इसको देखकर सरकार ने कैसे ये गिरी पोषण स्कीम को लॉन्च किया। ओके,
देन टेक्सटाइल पार्क इन वरंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। ओके, ये वरंगल में लॉन्च किया जा रहा काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से वरंगल में कैसे लॉन्च किया गया, राइट। ओके, इसमें 5 Fs यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, यानी एक्सपोर्ट तक कपड़ा बनने से लेकर और सिलने से लेकर एक्सपोर्ट होने तक का एक ही जगह से ये सब काम अंजाम दिए जाएंगे। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि इसमें 1200 एकड़ की लैंड कैसे अलॉट की गई वरंगल में। ओके, तो इसको काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क, KMTP के नाम से इसको जाना जाता है। केरला का एक कीटक्स ग्रुप एक है, काफी फेमस है टेक्सटाइल के एतबार से, तो ये भी इसमें क्या है सो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, right? उसके बाद युवा विकासम, युवा विकासम में दो कंपोनेंट्स है, एक 5 लाख तक के लिए बच्चों को एक कार्ड दिया जाता जो हायर एजुकेशन के लिए उनको क्या है सो फाइनेंशियल एड यानी माली इमदाद उनकी की जाएगी। ओके, राइट, हायर एजुकेशन। लेकिन अब जो बच्चे होंगे जो हायर एजुकेशन में नहीं है, जो भी बच्चे उनके लिए क्या करेंगे, सेकंड कंपोनेंट ये है कि इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हर मंडल में बनाए जाएंगे। ये युवा युवा विकासम स्कीम की कुछ डिटेल्स है। ओके, तो सरकार ने हाल ही में इस स्कीम को भी कैसे अनाउंस किया। अब ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ किट, ये क्या, इससे पहले KCR किट नाम की किट दी जाती थी डिलीवरी होने के बाद। 16 आइटम्स कुछ दिए जाते थे, मच्छरदानी और वो छोटा सा एक बेड, बच्चे के लिए कुछ कपड़े, ऑयल, सोप, ऐसे कुछ पाउडर, वो सब चीजें, बाकी कुछ डायपर्स, नैपकिन्स, वो सब। ओके, तो अभी उसका नाम चेंज करके मदर एंड चाइल्ड हेल्थ किट्स के नाम से इसको दिया जाएगा। उसके बाद भूमाता पोर्टल, अभी भूमाता पोर्टल क्या है, चीफ मिनिस्टर यनमला रेवंत रेड्डी ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि हम धरणी पोर्टल को का नाम चेंज करके भूमाता पोर्टल कैसे लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि धरणी पोर्टल में काफी लूप होल्स थे, उसमें काफी क्या मतलब कुछ गलतियां थी, उसको सुधार के भूमाता पोर्टल उसकी जगह पर लेके आए। अब ये फार्मा विलेजेस, ये फार्मा विलेजेस क्या है, हैदराबाद सिटी में, सिटी के आउटस्कर्ट्स में, आउटर रिंग रोड के पास एक फार्मा सिटी तकरीबन 10,000 एकड़ पे कैसे BRS उस वक्त के चंद्रशेखर राव साहब ने कैसे सैंक्शन किया था जब वो चीफ मिनिस्टर है। तो अब कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने कहा कि 10,000 एकड़ की एक ही जगह पे फार्मा सिटी किस लिए, बजाय उसके 10 छोटे छोटे विलेजेस बना देंगे। ओके, और इनिशियली विकाराबाद, मेदक और नलगोंडा, ओके, 3 जगहों पे कैसे ये विलेजेस कैसे आइडेंटिफाई कर लिए, राइट। ओके, ठीक है, तो क्योंकि तेलंगाना में फार्मा का काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन है, तो उसे प्रकार से अब ये तेलंगाना बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। ओके, अब ये क्या है देख लेते हैं, राइट। तेलंगाना स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को हाल ही में लॉन्च किया गया। ओके, तो ये क्या है, तेलंगाना हिंदुस्तान में पहला ऐसा स्टेट है जिसने कैसे एक्शन बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को कैसे लॉन्च किया। ओके, किसको बुनियाद बनाकर इन्होंने ये एक्शन प्लान लॉन्च किया, आप देखो। ओके, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो 2022 में कैसे अडॉप्ट किया गया था। ओके, इसमें बायोडाइवर्सिटी के ताल्लुक से कन्मिंग एक चाइना में एक सिटी का नाम है, मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सिटी का नाम है। तो चाइना से लेके मॉन्ट्रियल तक जितने जितने बायोडाइवर्सिटी के फ्रेमवर्क के कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसमें जो जो भी डिसीजंस लिए गए, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हुए एक्शन प्लान तैयार किया गया। ओके, इसमें काफी डिपार्टमेंट्स का सहयोग भी लिया जाएगा, जैसे फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज। ओके, ये भी ड्राफ्ट एक्शन प्लान में हिस्सा होंगे। उसी तरीके से CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको भी कैसे एक एक्शन प्लान में एक सहूलत रखी गई कि वो भी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए अपना सहयोग दे सके। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, ये आपके जंगल, पानी और जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं, वो इनडायरेक्टली कैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी को बचाना काफी जरूरी रहता है। अब ये एक आया आपका चयूता स्कीम, राइट। कौन कौन एलिजिबल है चयूता स्कीम में, हैंडलूम और पावरलूम, ये जो हाथ से कपड़ा बुनने वाले जो वर्कर्स हैं, और वो भी जो 18 साल के ऊपर है, वो ये चयूता स्कीम में एलिजिबल होंगे। ये स्कीम का एक और नाम क्या है, वीवर्स थ्रिफ्ट फंड स्कीम भी इसको कहा जाता है। तो ये जो हाथ से जो कपड़ा बनाने वाले, काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, वो अपनी तनख्वाह का 8% क्या है सो अपने ये अकाउंट में जमा करेंगे। ओके, सरकार अपनी तरफ से 16%, यानी टोटल 24% इसकी कमाई का क्या है सो उसके अकाउंट में जमा रहेगा 36 मंथ्स के बाद। ओके, कभी भी क्या है सो विथ इंटरेस्ट के साथ इस अमाउंट को ड्रा कर सकता। एक चेहरे का मित्रा बल्कि भी एक रहता, क्योंकि ये
आज से कपड़ा बुनते तो कपड़ा बनने के बाद कई उसको रंग किया जाता, कई तरह के केमिकल्स और डाइस यानी कलर्स की उनको जरूरत रहती। तो ये जब प्राइवेटली कैसो केमिकल्स खरीदेंगे तो सरकार कैसो 40% की सब्सिडी देंगी, जो भी खर्चा आएगा 40% सरकार कैसो अपनी तरफ से इन लोगों को दिया जाएगा। तो चेनेता मित्रा और चेयुता स्कीम, ये दो स्कीम्स को याद रखिए। मित्रा मीन्स केमिकल्स पे 40% सब्सिडी, और चेनेता स्कीम मतलब चेयुता स्कीम मतलब 24% तक का कैश उनके अकाउंट में जमा किया जाएगा। 8% वो खुद अपने पैसों से जमा करेगा, 16% सरकार अपनी तरफ से जमा करेंगे। 36 मंथ्स के बाद वो अमाउंट को वो कभी भी ड्रॉ कर सकता है। ओके, अब एक देख लेते हैं मना उरु मना चरित्रा। तेलंगाना साहित्य अकेडमी ने इस मना उरु मना चरित्र तेलुगु वर्ड मना उरु मीन्स अपना गाँव, अपने गाँव की कैसो तारीफ। ओके, इसमें क्या था तकरीबन तेलंगाना के जो दो विलेजेस है यानी गाँव की सतह पर बच्चे अपने अपने गाँव की कुछ तारीफ लिखेंगे। पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट से, उन 33 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे अपने अपने गाँव की जो हिस्ट्री, हर गाँव की कुछ ना कुछ एक हिस्ट्री रहती है, तो उस हिस्ट्री को 33 बुक्स में कैसे इन्होंने प्रिंट किया। ओके, वही आपकी मना उरु मना चरित्रा स्कूल की। अब बर्तन बैंक, बर्तन बैंक क्या है देखिए, सिंपली मिनिस्टर ऑफ सॉरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट। ओके, ये डिपार्टमेंट ने कैसे बर्तन बैंक को कैसे 32 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो औरतें रहती उनके द्वारा ये स्कीम को कैसे बैंक्स को खोला जाएगा। ये बर्तन बैंक एक्चुअली है क्या है, हमारे जमाने में पुराने जमाने में अभी भी आप देखेंगे छोटे छोटे फंक्शन के लिए टेंट हाउस होते हैं, तो एक तरीके का टेंट हाउस टाइप ही आप समझ ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक बर्तन कुछ उनको दे दिए जाएंगे और वो एक बैंक टाइप कैश हो वो रख दिया जाएगा, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप औरतों के कैश हो हाथ में दे दिया जाता। अब हो रहा क्या था गाँव की सतह पर, जब भी फंक्शंस होते तो प्लास्टिक के ग्लासेस, प्लास्टिक के प्लेट्स और कुछ प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करके कैसे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा। बजाय इसके ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत क्या किया गया कि बर्तन बैंक बना दिया गया, ताकि गांव की सतह पर लोग कैसे वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। बर्तन बैंक से काफी कम कीमतों पे, काफी कम रेंट पे कैसे बर्तन बैंक से जो भी उनको प्लेट्स और फंक्शन के लिए जो भी चीजों की जरूरत थी वो लोग वहां से ले सकते हैं। ये काफी सक्सेसफुली जा रहा। इससे दो चीजें होंगी, एक तो क्योंकि औरतों के को ये लगा के दिया गया म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के द्वारा, तो औरतों को एक तरीके से आमदनी हो जाएगी, और प्लास्टिक का ग्लास यूज नहीं होगा तो एनवायरमेंट भी बच जाएगा। ओके, राइट, तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक आप कह सकते हैं। उसके बाद कैच दी ट्रैप, कैच दी ट्रैप क्या है, एक्चुअली जंगलों में जो वाइल्ड लाइफ रहता है उनका शिकार कर रहे हैं, तो शिकारियों को ट्रैप करना। ओके, ये स्कीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया ताकि ये वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। ओके, तो घरों की तलाशी ली जाएगी जिसके ऊपर भी शक होगा। ओके, घर में क्या क्या इक्विपमेंट है हंटिंग के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं अगर वो मटेरियल मिला तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ओके, एग्रीकल्चर और इनके एग्रीकल्चर फील्ड और विलेजेस को भी क्या है सो नजर रखी जाएगी। ओके, करेक्ट। अब जियो ट्रिपल वन क्या है, देखिए जियो ट्रिपल वन। ओके, एक्चुअली ये एनटीआर के जमाने में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस जमाने में जियो ट्रिपल वन स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या था, ये गंडीपेट और हिमायत सागर के आसपास के इलाकों में कैसे किसी किस्म का कंस्ट्रक्शंस नहीं होगा, कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस नहीं होगा। आप 2000 गज लिए तो 200 गज पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, 1800 गज के हिसाब को खुला छोड़ देना होगा। ओके, तो और कोई भी कुछ उसमें गाइडलाइंस थे ताकि गंडीपेट देखिए, आजू बाजू अगर गंडीपेट हिमायत सागर के आजू बाजू अगर कंस्ट्रक्शन हो गया तो जाहिर बात है सीवेज भी निकलेगा, गंदा पानी उसमें मिल सकता। पीने का पानी तो हैदराबाद को सरबराह करने के लिए यानी पहुंचाने के लिए गंडीपेट और हिमायत सागर ही पीने के पानी के जराये थे। लेकिन सरकार ने अब इस जियो को रिवोक कर दिया, यानी खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अभी फिलहाल मूसी गंडीपेट और हिमायत सागर से ही नहीं बल्कि पीने का पानी गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, मंजीरा रिवर से भी क्या है सो पीने का पानी हैदराबाद को आ रहा। फिलहाल हम गंडीपेट और हिमायत सागर पे डिपेंड नहीं है, तो आजू बाजू का इलाका क्या है सो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, अब मूसी रिवर रेजुविनेशन ये क्या है देखिए, पोर्ट ऑफ लंदन, क्योंकि ये एक अथॉरिटी है जो लंदन में रिवर थेम्स को मैनेज करती। ओके, तो हाल ही में सीएम रेवंत रेड्डी लंदन गए और इन्होंने वहां पे इन पोर्ट ऑफ लंदन की अथॉरिटी से बात की, क्योंकि थेम्स नदी के किनारे क्या है सो लंदन शहर है, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है। तो जिस तरीके से थेम्स नदी को खूबसूरत तरीके से मेंटेन करते हुए
लंदन को खूबसूरत बनाया गया, उसी तरीके से मूसी रिवर को भी मेंटेन करके हैदराबाद को एक खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। इस उन्वान से ये मूसी रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम को कहते हैं चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया, क्योंकि हमारे लिए जो है मूसी रिवर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछ सकता हूं। पहले इसको मूचीकोंडा रिवर कहा जाता था। हैदराबाद में ये 100 किलोमीटर ट्रैवल करके हैदराबाद तक आती है। ओके, तो ये बाद में इसका नाम मूसी नदी रखा गया। अनंतगिरी हिल्स विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट से कैसे मूसी रिवर कैसे ओरिजिनेट होती, वहां से ही निकलती। ओके, तकरीबन हैदराबाद में 55 किलोमीटर हैदराबाद में ट्रैवल करती, उसके बाद 130 किलोमीटर ट्रैवल करके सूर्यापेट में, ये वाडापल्ली नाम की एक जगह है सूर्यापेट में, वहां पे जाके कृष्णा नदी से मिल जाती। मतलब क्या, ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, मूसी रिवर। ओके, तो ये था मूसी रिवर के बारे में। ये अनंतगिरी हिल्स विकाराबाद से ओरिजिनेट होती और वाडेपल्ली सूर्यापेट की मुकाम पर कैसे जाके मिल जाती है। ओके, तो ये मूसी रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिए। ओके, नेक्स्टिंग साइट ऑफ वल्चर्स, ये क्या है देखिए, बेज्जूर में कोमरम भीम डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पे 10 न्यू नेस्टिंग साइट्स। ये वल्चर्स एक्चुअली क्या है, एक किस्म के बर्ड्स है। ओके, तो उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये इकदाम किए गए। ओके, अभी इनकी पॉपुलेशन 26 बताई जा रही है। ओके, तो वल्चर की साइट तेलंगाना में कहाँ है, मतलब बेज्जूर। ओके, राइट। ओके, तो बेज्जूर में इतना सा याद रखिए। अब नेक्स्ट है प्रपोजल फॉर द टाइगर कॉरिडोर कंजर्वेशन रिजर्व, ये क्या है, ये ताडोबा अंधेरी हैदराबाद रिजर्व। ओके, यह आधारी हैदराबाद रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। कव्वाल टाइगर रिजर्व मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। दो तकरीबन आसपास है, लेकिन सपोज ये आपका महाराष्ट्र वाला है और सपोज ये हमारा तेलंगाना का, तो बीच में कुछ जगह होंगी, लोग वहां पे रहेंगे, तो यहाँ से टाइगर और यहाँ से टाइगर, क्योंकि जब बोलोगा अपने क्या बोलते हैं, उनके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं रहता, तो ये इंसानियत को ये नुकसान पहुंचाए जा सकते। तो इस नोयत से क्या है, सब इन दो ये बीच के एरिया को क्या है कंजर्वेशन एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे कैसे करार दिया गया। ओके, बीच का एरिया भी इनडायरेक्टली कैसे प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, दोनों टाइगर रिजर्व के बीच का एरिया को भी कैसे इनकम्पास कर दिया गया, मिला दिया, राइट। तो अब ये है क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको अमेंडमेंट करके 2022 2002 में इसको अमेंडमेंट किया गया। ओके, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी कम्युनिटी रिजर्व्स आर एडिशनल प्रोटेक्टेड एरियाज अपेंडेड टू दिस टू द ईयर। मतलब क्या, अगर कोई कंजर्वेशन रिजर्व है, उसको कुछ एडिशनल एरिया अगर ऐड किया जा सकता है। ओके, ऐसे कुछ उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बढ़ा दिया गया था। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया गया। ओके, इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सेक्शन 36 क्लॉज ए के तहत, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, ओके, और उनको कैसो उनके नियर बाई एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज के तौर पे करार किया जाने, डिजिग्नेट किया जाने का पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। ओके, राइट। मतलब कि आप इतना ही याद रखिए, एक ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और कव्वाल टाइगर रिजर्व, ओके, तेलंगाना, इन दोनों के बीच के एरिया को इनकम्पास कर दिया गया, प्रोटेक्टेड एरिया कैसे करार दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है। ओके, राइट, पावर है, कौन से भी एरिया को वो लोग प्रोटेक्टेड एरिया करार दे सकते हैं। किस एक्ट के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ओके, तेलंगाना फॉरेस्ट कवर, ये तेलंगाना में फॉरेस्ट बढ़ा करते। ओके, किस कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ने ये कहा कि तेलंगाना में फॉरेस्ट बढ़ा 2015 से लेके 2021 तक का अगर हम जांच करें, तो 19,854 स्क्वायर किलोमीटर पे फॉरेस्ट था 2015 में। अब ये 21,214 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हो गया 2021 में। कितना इंक्रीज हुआ, 6.8% तक का फॉरेस्ट हैदराबाद में तेलंगाना में इंक्रीज हुआ। हैदराबाद सिटी की अगर खासतौर से बात की जाए, तो हैदराबाद सिटी में 146% इंक्रीज हुआ। सपोज हैदराबाद में 100 एकड़ में फॉरेस्ट है समझो, तो 246 एकड़ में फॉरेस्ट हो गया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बोलो, 146% कैसा हैदराबाद में फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा। ओके, ओवरऑल फॉरेस्ट की अगर बात की जाए, तेलंगाना का जितना भी इलाका है, जितना भी लैंड एरिया है, उसमें 24% फॉरेस्ट है। और वो एग्जैक्ट कितने अगर हम गिने तो कितना है, ओके, 26,969 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पे क्या है तेलंगाना में फॉरेस्ट, राइट। कुछ बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए, तेलंगाना में
2949 और प्लांट के स्पेशीज है। बर्ड के स्पेशीज क्या है 365 है। 103 क्या है मेमल के कैसे स्पेशीज तेलंगाना के अंदर पाए गए। तेलंगाना को हरितहारम एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसमें अभी तक 2015 से लेकर 2023 तक तकरीबन 2 लाख 2 करोड़ 230 करोड़ प्लांट्स कैसे लगाए। ओके, तेलंगाना फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड एरिया। एक होता आपका रिकॉर्डेड एरिया। रिकॉर्डेड एरिया का मतलब होता फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया गया कि एरिया फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट एरिया के अलावा भी कुछ ऐसा एरिया है जो फॉरेस्ट में नहीं आता, लेकिन वो एरिया में भी फॉरेस्ट यानी झाड़ों का कैसो बड़ा बढ़ोतरी देखी गई। ओके, अदर देन फॉरेस्ट एरिया में भी कैसो झाड़ों में बढ़ोतरी देखी गई। तो वो पहले कितनी थी 2015 में 1727 स्क्वायर किलोमीटर पे थी। अभी वो कैसो 2518 स्क्वायर किलोमीटर पे आउटसाइड फॉरेस्ट फॉरेस्ट एरिया भी 48% इंक्रीज हुआ, ऐसा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में कैसे कहा गया। ओके, हैदराबाद स्टेट की अगर बात की जाए 2 साल कंटिन्यूअसली 2020 2021 में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया। कंटिन्यूअसली 2 साल इसको मिला। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और एबोर डे फाउंडेशन ये दोनों मिलकर कैसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड देते। तेलंगाना को 2021 2020 और 2021 में कंटिन्यूअसली 2 साल ये अवार्ड इनको मिला। अब थ्री डी टेम्पल क्या है देख लेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड में थ्री डी टेम्पल सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ओके गुरुगुपल्ली में क्या है दुनिया का सबसे पहला थ्री डी टेम्पल बनाया गया है। तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट पे एरिया के एतबार से 4000 स्क्वायर फीट पे इसको बनाया गया। और अगर हाइट के एतबार से वो टेम्पल की देखें तो 35.5 फीट उसकी हाइट है। इसमें 3 डाइटीज है, यानी 3 क्या गैर मजहब के भगवानों को वहां पे रखा गया। एक गणेश है जिनको मोडैक शेप में रखा गया, ये है आपका मोडैक शेप। ओके, ये आपका मोडैक शेप राइट यहाँ पे जो उसके बाद एक शिवा यानी शंकर का डेटी रखा गया। उसको स्क्वायर स्क्वायर शेप में रखा गया। पार्वती की जो है वो लोटस शेप में है। ओके, 3 डाइटी से 3 अलग अलग शेप है। ओके, ये है आपका स्क्वायर वाला, ये है आपका लोटस वाला। ओके, तो उसके बाद मेट्रो रेल का एक्सपेंशन किया गया, आप लोग जानते हैं। ओके, मेट्रो कॉरिडोर 2 एमजीबीएस से लेके फलकनुमा तक। ओके, अभी उसको हाल ही अभी इसी को क्या एक्सपैंड यानी फाउंडेशन स्टोन उसका रखा गया। 5.5 किलोमीटर ये महात्मा गांधी एमजीबीएस स्टेशन से लेके फलकनुमा तक कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, राइट। इनडायरेक्टली जुबली बस स्टेशन तक फलकनुमा की कनेक्टिविटी हो जाती है। क्यों? ऑलरेडी एमजीबीएस से जेबीएस तक जुबली बस स्टेशन तक मेट्रो रेल है। अगर फलकनुमा से एमजीबीएस तक कनेक्ट कर दिया तो इनडायरेक्टली फलकनुमा से जेबीएस तक कनेक्टिविटी हो जाती। कहाँ कहाँ से होके गुजरेंगी? दारुशिफा, पुरानी हवेली, ओके, एतबार चौक, उसी तरीके से अलीजा कोटला, मीर मोमिन दायरा, हरीबोली, शालीबंडा, शमशेरगंज, ओके, अलियाबाद, वहां से फलकनुमा तक कैसे ये रूट्स जाएंगे। ओके, तो फलकनुमा चंद्रयान गुट्टा ये भी एक रूट है। नागौर से आपका एलबी नगर से होते हुए एयरपोर्ट तक का भी एक रूट है, वो भी उसका भी इनॉग्रेशन और कॉरिडोर 4 में कैसे आपका राजेंद्र नगर से 4 किलोमीटर का तकरीबन कनेक्टिविटी मैरा देवपल्ली तक कैसे कनेक्टिविटी दी जाएंगी। ओके, राया दुर्गा से कैसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक 6 किलोमीटर का अमेरिकन कंसल्टेंट तक वहाँ पे भी कनेक्टिविटी दी जाएंगी। मियाँपीर से पठान चेरुवू एलबी नगर टू हयात नगर। ओके, ये पूरा एक्सपेंशन होना है राइट। ओके, उसमें फलकनुमा टू एमजीबीएस ये काफी इंपॉर्टेंट है राइट। एलबी नगर से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी कैसा कनेक्टिविटी दी जाएगी, वह चंद्रयान गुट्टा हो जाएगा राइट। अब ये फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी। इंस्क्रिप्शंस का मतलब पत्थरों पे या किसी भी चीज पे कोई चीज परमानेंटली खुदवा दी जाए, ओके, उसको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। तो सारे कंट्री में इंडिया में अगर देखा जाए तो फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी ये सालारजंग म्यूजियम में कैसे इसको जी कृष्ण रेड्डी ने लॉन्च किया। ओके, यानी जो जो भी लिखा लिखा हुआ है उसका डिजिटल वर्जन, ओके, उसका डिजिटल वर्जन कैसे लॉन्च किया गया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कैसे अपने बजट में स्पीच में कहा था कि हम इंस्क्रिप्शन को कैसे बचाएंगे, उसके लिए कैसे कुछ अलॉटमेंट्स दिए गए। भारत श्री नाम का एक विंग ओपन किया गया जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत काम करेगा। वो ये भारत श्री कैसो के डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम्स को कैसो मेंटेन करेगा। ओके, तकरीबन 1 लाख
एंशिएंट इंस्क्रिप्शन फर्स्ट स्टेज पे उसको डिजिटलाइज किया गया। तो भारत श्री का फुल फॉर्म भारत शेयर्ड रिपोजिटरी इंस्क्रिप्शन। ओके, तो भारत श्री एक याद रख लीजिए, उसके तहत ये डिजिटल म्यूजियम्स को लॉन्च किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये काम करेगा। ओके, इतना से आगे ये लैब 32 प्रोग्राम क्या है देखिए। टी हब और हेक्सागोन, ओके, इन दोनों ने मिलकर ये लैब 32 प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम के तहत कुछ ट्रेनिंग दिए जाएंगे स्टार्टअप्स के लिए, कुछ इंक्यूबेशन और इंक्यूबेटर से प्रोग्राम से कुछ लॉन्च किया जाएगा। ओके, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। स्काई रूट विक्रम वन, ये क्या है देखिए। स्काई रूट एरोस्पेस, ये स्पेस सेक्टर का फर्स्ट स्टार्टअप है। ओके, तो ये क्या क्या हुआ था, एक प्राइवेट रॉकेट, ओके, विच लॉन्च, इन्होंने एक प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया। कहाँ से? इसरो का जो स्टेशन है श्रीहरिकोटा से, वहां पे लास्ट ईयर इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया था। मतलब क्या है, 3 साल पहले सरकार ने स्पेस सेक्टर में भी कैसे प्राइवेट पार्टनर्स को भी कैसे इजाजत दी, और उन प्राइवेट पार्टनर को इजाजत देने के बाद स्काईरूट एरोस्पेस नाम की फर्स्ट स्पेस स्टार्टअप है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता। इन्होंने सबसे पहली बार एक प्राइवेट रॉकेट इसरो स्टेशन श्रीहरिकोटा से छोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्काईरूट एरोस्पेस ये हैदराबाद में है। दो दो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, एक पवन है एक भारत है, दोनों ने मिलकर इस स्काईरूट एरोस्पेस को क्या है लॉन्च किया, राइट। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, लास्ट ईयर इन्होंने एक रॉकेट प्राइवेटली लॉन्च किया, उसका नाम था विक्रम यस। अभी ये लोग क्या है विक्रम वन को लॉन्च करने वाले हैं। फ्यूचर में भीमा रॉकेट सैटेलाइट को ये स्काई रूट वाले क्या है प्रिपेयर कर रहे हैं, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्या है इसको भेजे, राइट। ओके, तो ये तकरीबन इसका जो 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन इसका होगा। ओके, और ऑल कार्बन फाइबर इसकी बॉडी रॉकेट, ऑल कार्बन फाइबर बॉडी इसकी होगी। ओके, तकरीबन 300 केजी का पेलोड कैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में कैसे एक्स्टैब्लिश कर सके, राइट। उसके बाद सोलर रूफ साइकिलिंग, ये क्या है देख लीजिए आप। आउटर रिंग रोड की तरफ अगर गए तो आपको साइकिलिंग का एक ट्रैक मिलता है, उसके ऊपर सोलर रूफ्स कैसे लगे हुए हैं। तकरीबन सरकार ने 16,000 16,000 सोलर पैनल्स को क्या है वहाँ पे इंस्टॉल किया। 16 मेगावाट की बिजली को ये प्रोड्यूस करेगा। तकरीबन ये 23 किलोमीटर का है। एक 14.5 किलोमीटर कोल्लूर टू नासिंग है, और एक 8.5 किलोमीटर जो नानक रामगुड़ा से तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी तक है। टोटल 23 किलोमीटर का ये साइकिल ट्रैक, उसके ऊपर सोलर रूफ्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी 16 मेगावाट जनरेट होगी। और वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो वेपर, ओके, राइट, जीरो वेपर क्रैकर्स। आईआईटी ट्रिपल आईटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद भी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी। तो ये क्या है देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने एक इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर यानी पटाखा, ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर। हम पटाखा किसलिए फोड़ते हैं? जनरली दिवाली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं, एक तो वो नाइट में ऊपर जाने के बाद कुछ कलर्स डिस्प्ले करता, ओके, वो खूबसूरत कलर्स डिस्प्ले करता, नंबर वन। दूसरा उसका साउंड, तो ऐसी साउंड और कलर्स डिस्प्ले करने वाला इलेक्ट्रॉनिक पटाखा, ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर जिसको आप कहेंगे, वो बनाया गया है। इसमें क्या इस्तेमाल किया गया? लिथियम की आयरन बैटरी को इसमें इस्तेमाल किया गया। ओके, 10 x 10 x 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स जिसमें लेड मैट्रिक्स, ओके, एक बॉक्स बनाया गया। वो जब आप उसको इग्नेट करेंगे तकरीबन वो ऐसे ही लाइट देगा जैसा एक पटाखा होता, ओके, तो उसी साउंड भी देगा। इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर से आपको क्या है दो फायदे। इसके फायदा ये होगा, एक तो जो पटाखों की वजह से जो पोल्यूशन होता इन्वायरमेंट में, वो क्रिएट नहीं होगा, राइट। ओके, भद्राचलम का स्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अयोध्या का राम टेम्पल है उसका क्या है पोस्टल स्टैम्प को इनाग्रेट किया। तो उसी नौयत पर तेलंगाना पोस्टल सर्कल ने, ओके, भद्राचलम की जो टेम्पल है जिसको श्री सीतारामा टेम्पल दक्षिण अयोध्या के नाम से भी ये जाना जाता है, भद्राचलम में ये है। ओके, तो इसका भी क्या है पोस्टल कवर, ओके, तेलंगाना पोस्टल सर्कल ने रिलीज किया। ओके, ये पोस्टल सर्कल है, ये पोस्टल स्टैम्प है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मधुमल नीलुगु राल्डू। एक्चुअली ये राल्डू का मतलब पत्थर को बोलते हैं, नीलुगु का मतलब स्टोरेज। ये मधुमल नाम का एक विलेज है,
जो कृष्णा मंडल नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में क्या है सो ये है। ओके, वहां पे तकरीबन 5,000 साल पहले का मिसो मेगालिथ पाए गए। ओके, यहाँ पे देखिए मेगालिथ। ओके, मेगालिथ साइट इन इंडिया। ये मेगालिथ साइट क्या है, मेगालिथ का मतलब क्या, एक्चुअली ये बरियल सेटअप है। ऐसा दफन करने के बाद हम पत्थरें रखते थे। उस जमाने में बड़े बड़े पत्थरें रखा करते थे। ओके, 10 से 14 फीट हाइट के कुछ पत्थरें पाए गए, मतलब ये एक टाइप का 5,000 साल पहले का कब्रस्तान आप समझ सकते हैं। ओके, 3,000 स्टोन्स क्या है सो बड़े बड़े पाए गए थे। ओके, कहाँ पर, ये एरिया में। ओके, मुदुमुल विलेज, कृष्णा मंडल, नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट। ओके, 5,000 साल पहले का कब्रस्तान आप बोल सकते हैं। यहाँ पे मतलब नारायणपेट में उस जमाने में उतने साल पहले लोग यहाँ पे रहा करते थे। ओके, तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो मेगालिथिक साइट इन इंडिया, हाल ही में तेलंगाना में। जियो हेरिटेज साइट पांडवुला गुप्ता, जयशंकर भोपालपल्ली, वो याद रखिए। मेगालिथिक साइट इन इंडिया तो नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट, कृष्णा मंडल, ओके, मुदुमुल विलेज। ओके, तो ये याद रखिए। ये कितने फीट है हाइट, मेगालिथ बड़े बड़े पत्थरों की हाइट क्या है, ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा। रिसेंटली क्या है सो कौन से एरिया में पाया गया मेगालिथ के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछ सकता हूँ। मेगालिथ से एज कौन सा होता, क्रोनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। पैलियोलिथ रहता, उसके बाद मीसोलिथिक रहता, नियोलिथिक रहता, उसके बाद मेगालिथिक रहता। ओके, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, मेगालिथिक मतलब बिग स्टोन एज। ओके, तो क्रोनोलॉजी को आप याद रखें। उसके बाद नागर कर्नूल में, ओके, नल्लामला, यहाँ पे एक पर्शियन का एक इंस्क्रिप्शन पाया गया। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन को नारायण कर्नूल, नगर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में क्या सो ये कोल्लमपेटा विलेज के फॉरेस्ट एरिया में उनको एक मिला। ओके, क्या मिला, एक पत्थर मिला जो लिंगम की शेप में है। ओके, कहाँ पे है, नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट कोल्लमपेटा विलेज में, तेलंगाना में क्या सो एक फॉरेस्ट एरिया में, कोलमपेटा विलेज के पास एक फॉरेस्ट एरिया में एक लिंगम मिला। ओके, ये लिंगम है कहाँ पे, मल्लिकार्जुन टेम्पल श्रीशैलम को जाने की रोड पे मिला। उसमें नस्तलिक, नस्तलिक का मतलब ये उर्दू वर्ड्स इसमें ये देखिए आप, उर्दू वर्ड्स है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। ओके, उर्दू वर्डिंग्स इसके अंदर पाई गई। ओके, ऐसा कहा जा रहा है कि मुकर्रम उद दौला बहादुर जो 8th नवाब थे, ओके, निजाम स्टेट के या आसफ जाही डायनेस्टी के, उनके द्वारा लिखा हुआ ये इंस्क्रिप्शन है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन, नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, कोल्लमपेटा। ओके, श्रीशैलम के रोड पर। ये 1350 हिजरी, उसको अगर क्रिश्चियन इराम में कन्वर्ट करें तो 9 अप्रैल 1932 का ये बताया जा रहा है। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट बंडरपुर थी। ये बंडरपुर की निर्मल की जगह पे खानापुर में, वहां पे कुछ बुद्धिस्ट के यानी शातवाहना और स्कूलाकस पीरियड के कुछ बुद्धिस्ट के कंस्ट्रक्शन कैसे वहां पे मिले। ओके, एक ब्रिक अलाइनमेंट मिला करते, मतलब एक ब्रिक के ऊपर ब्रिक ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप मिला। तो ये बंदरपुर थी, बदनपुर थी। ओके, एक विलेज है जो खानापुर एरिया में, निर्मल डिस्ट्रिक्ट में, वहां से गोदावरी रिवर फ्लो होती। ओके, तो वहां पे कैसे शाकावाला और स्क्वायर पीरियड की कुछ चीजें वहां पे पाई गई। तो इससे ये टाइम ये मालूम हुआ कि तेलुगु स्टेट में क्या है बुद्धिज्म उस जमाने से भी क्या हुआ करता था। ओके, एक एक्वा हब सिरसिल्ला, मिड मानर डैम, राजन्ना सिरसिल्ला, वहां पे क्या एक एक्वा हब बनाया गया। तकरीबन एक 1,000 एकड़ पे है, सॉरी 1,000 करोड़ की क्या एक्सपोर्ट वहां से होने के इम्कान थे। लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट भी वहां पे लोगों को मिलेगा। ये फ्रेश यहाँ पे होगा क्या, फिश फिश सीड प्रोडक्शन, फीड प्रोडक्शन। ओके, उसी तरीके से केज कल्चर, ओके, फिश प्रोसेसिंग, ये सब चीजें वहां से होंगी। 1,000 करोड़ का एक्सपोर्ट वहां से होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना, एक्वा हब सिरसिल्ला, मिड मैनर डैम, राजाना सिरसिल्ला, इतना साफ याद रखना। ओके, उसके बाद कुरुमूर्ति राया प्रोजेक्ट, हाल ही में साबिका चीफ मिनिस्टर उन्हीं के टाइम पीरियड में इन्होंने, ओके, नरलापुर नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के पास कैसो पालामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कैसे लॉन्च किया। ये पालामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कुरुमूर्ति राया प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ओके, श्रीशैलम से कैसो पानी को लिफ्ट किया जाएगा 5 स्टेजेस में। वो 5 स्टेजेस कौन से हैं? ओके, अंजनागिरी, वीरांजनेय, वेंकटाद्रि, ओके, कुरुमूर्ति राया, ओके, उदंदपुर, वहां से केपी लक्ष्मी देवी पल्ली तक के आंसू, ये 5 स्टेजेस से होते हुए केपी लक्ष्मी देवी पल्ली तक के आंसू पानी को निश्चित किया
जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेवी रडार स्टेशन। ओके, एक्चुअली हिंदुस्तान में एक नेवी रडार स्टेशन है, वो 1990 में ही शुरू कर दिया गया था। कहाँ पर? कोट्टा बोमन। ओके, रडार स्टेशन का नाम से कैसे एक रडार स्टेशन को कैसे ओपन किया गया, तो तमिलनाडु में तिरुनेल वैली में कैसे है। ओके, तो उसके बाद क्या सो ईस्टर्न नेवल कमांड जो विशाखापट्टनम में, उन्होंने एक जगह को आइडेंटिफाई किया तेलंगाना में, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे नेवी का सेकंड, ओके, सेकंड रडार स्टेशन कैसे यहाँ पे होना चाहिए, वो मुकाम के को इन्होंने प्रपोजल दिया। तो कहाँ पे इसको वो प्रपोजल दिया गया? दुम्मागुड़े फॉरेस्ट। ओके, कुडूरू विकाराबाद मंडल। यानी आपको याद क्या रखना है? वीएलएफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सेंटर किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। वीएलएफ का मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सेंटर। हाल ही में इसको कहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं? दुम्मागुड़म फॉरेस्ट, कुडूरू एरिया ऑफ विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये सेकंड रेडार स्टेशन और सेकंड कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सेंटर नेवी के लिए होगा। ओके, 1990 में पहला तमिलनाडु में ये कोटा बोमन रडार स्टेशन तिरुनेलवेली में क्या है सर, तमिलनाडु में ऑलरेडी एक फर्स्ट वन ऑलरेडी चल रहा है, ये सेकंड वन होगा जो विकाराबाद तेलंगाना में स्टैब्लिश किया जा रहा है। बादामी चालुक्य के पीरियड के कुछ टेम्पल्स मिले करते, कहाँ पे मिले? मुदी माणिक्यम विलेज नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में बादामी चालुक्य पीरियड के कुछ ऐसे टेम्पल्स आर्कियोलॉजिस्ट ने काम करते हुए कुछ टेम्पल्स को फाइंड आउट किया। ओके, दो टेम्पल्स मिले, क्या क्या है वो देख लेंगे। ओके, एक तो था आपका शिवा का टेम्पल, एक तो था आपका लॉर्ड विष्णु का टेम्पल। ओके, ये बादामी चालुक्य पीरियड का बताया जा रहा। कादम्बरा नगर स्टाइल में कैसे टेम्पल्स मिले? कादम्बा नगर स्टाइल मतलब एक रिसेंटली जो अयोध्या में राम टेम्पल बनाया गया वो नगर स्टाइल में है, ये कादम्बा नगर स्टाइल में है। तो यही वो टेम्पल्स है। ओके, यही वो टेम्पल्स है। ये वो टेम्पल्स है। ओके, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ, ओके, गुंडा लो रानू, ओके, इंस्क्रिप्शन। ओके, तो ये भी तकरीबन 8 to 9 सेंचुरी का कैसो बताया जा रहा है, वो भी वहां पर पाया गया है। अभी कन्नी बाई, ये कन्नी बाई कौन है देख लेते। ये माधवी कन्नी बाई को क्या है सो रिसेंटली तेलंगाना एडवेंचर टूरिज्म ने अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया। ओके, ये तेलंगाना में कोलम ट्राइब से ताल्लुक रखने वाली एक ट्राइबल गर्ल है जिसका नाम है माधवी कन्नी बाई। ओके, इतना ही आप याद रखिए। ओके, तेलंगाना एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर, ओके, किसको बनाया गया? माधवी कन्नी बाई। ओके, क्योंकि ये काफी एडवेंचर्स में काफी अपनी कला को दिखा चुकी। ओके, काफी ये लड़की ने काफी एडवेंचर से काम किया, तो इनको कैसा ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। कुछ कोलम ट्राइब के बारे में पढ़ लेते हैं। ये शेड्यूल ट्राइब है तेलंगाना स्टेट में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कैसे ये पाई जाती। ये पीबीटीजी है, तो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ओके, दे बिलोंग्स टू सब कैटेगरी। ओके, ये पीबीटीजी है। ओके, ये कोलम ट्राइब, राइट। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रब्बना आसिफाबाद, ये भी हाल ही में चर्चा में रहा। समुद्राला सुनील नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने रामपुर विलेज कागज नगर में कुछ वुड फॉसिल्स को, ओके, पुराने जो वुड यानी जमीन में कुछ जमाने में के हजारों कई बड़े बड़े जो झाड़ है जमीन के नीचे चले गए और वो फॉसिल्स बन गए। ओके, तो किन किन टाइप के फॉसिल्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया? पैगियोफाइलम, ओके, टेलियोफाइलम और टीनियोप्टेरिस। ओके, ये 3 टाइप्स के कैसो वुड फॉसिल्स को कैसे उन्होंने वहां पे आइडेंटिफाई किया। ओके, रेबना आसिफाबाद, वहां पे रामपुर विलेज कागज नगर। ओके, इतना साइड। अब सब सम्मक्का सारक्का यात्रा 2024 में फरवरी में हुई। सम्मक्का सारक्का में सम्मक्का मदर है, सारक्का कैसो डॉटर। ओके, 4 लोगों को के रेडिस को वहां पे रखा जाता। एक है आपका पगिड़िद्दा राजू, एक गोविंदा राजू। ओके, तो सम्मक्का सारक्का चारों की कैसे ट्राइबल फेयर होता। ये एशिया की सबसे बड़ी ट्राइबल फेयर है। ओके, तो इससे कल्चर हेरिटेज कोया ट्राइब से, कोया ट्राइब वेरी इंपॉर्टेंट है, कोया ट्राइब से ताल्लुक रखने वाले लोग लोग क्या ऐसा वो यात्रा पे कैसे मेन, वैसे तो नहीं बड़ी क्या वो, बट कोया ट्राइब के लोगों की कैसे ये यात्रा है, राइट। इसको के कुछ पॉइंट्स कैसे फनीगिरी में पाए गए, लेड कॉइन्स है कहते, राइट। ओके, इसको पीरियड के लेड कॉइन्स फनीगिरी सूर्यापेट में हाल ही में पाए गए, तकरीबन। ओके, 3730
कॉइन्स पाए गए जिसपे एलिफेंट और उज्जैन सिटी का सिंबल है, राइट। वो कॉइन्स यहाँ पे मिले, ओके, किल्ड पुणे में मिले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। पाइगा पैलेस, हाल ही में सीएम सीएम रेवंत रेड्डी जब बने तो पाइगा पैलेस को ऑफिशियल रेसिडेंस बनाना चाह रहे थे। बाद में वो मोनार्की को रिफ्लेक्ट करता बोलते, बाद में उन्होंने वो अपना से इरादा बदल दिया। सर वखारुल उमरा ने पाइगा पैलेस को बनाया था। फलकनुमा को भी इन्होंने ही बनाया था, लेकिन महबूब अली खान को इन्होंने दे दिया था। तो फलकनुमा दे देने के बाद ये कैसे इन्होंने पाइगा पैलेस को बनाया था, ओके। मार्च 2023 तक कंसल्टेंट ऑफिस था यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वहां पर कंसल्टेंट ऑफिस था, ओके। पाइगा पैलेस के पास दरीस है, आप दोहरीस है, इसका किसका है? नवाब मुजफ्फर नवाब जंग का है, फरीद नवाब जंग, नवाब नजीर नवाब जंग, नवाब खैर नवाब जंग, ओके। उसी तरीके से नवाब हसन यार जंग, ओके। ये कौन है? ग्रैंड सन ऑफ विखारुल उमरा, ओके। एंड विखार मंजिल, ये विखार मंजिल आदिल प्लेसेस, ये सब प्लेसेस को बनाने वाले भी सर विखारुल उमरा ही है, जिन्होंने 1897 से लेकर 1901 तक के टाइम पीरियड में इन्होंने बनाया, ओके। ओके, इन सब चीजों को मिला के क्या कहा जाता है? इन सब दरीज को भी जो पढ़ा मैं, और दोहरी दोहरी, ओके, इसको मिला के चिरान फोर्ट कहा जाता, ओके। टू स्टोरेड, ये मुगल स्टाइल में कैसो चिरान फोर्ट है, ओके। ये भी सेम, आपको विखारुल उमरा इतना सा याद रखिए। स्पेनिश मॉस्क, ये भी कैसे स्पेनिश मॉस्क, इसको मस्जिद इकबालुद्दौला जामा मस्जिद ऐवान बेगमपेट के नाम से भी ये जानी जाती है, ओके। इसको भी बनाने वाले विखारुल उमरा, यही वो मस्जिद है, ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट नायनी नरसिम्हा रेड्डी स्टील ब्रिज, ये क्या है देखो। हाल ही में नायनी नरसिम्हा रेड्डी के नाम से अगस्त 2023 में, उस वक्त की बीआरएस गवर्नमेंट ने, ओके, इंदिरा पार्क से लेकर 2.5 किलोमीटर तक का कैसे एक बड़ा फ्लाईओवर इन्होंने बनाया, ओके, स्टील ब्रिज इन्होंने बनाया, जो बीएसटी पे जाके कैसे इंदिरा पार्क टू बीएसटी तकरीबन 450 करोड़ की कैसे उस पे लागत है, मैंने खर्चा हुआ। 36 प्रोजेक्ट है, इसका प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान का 36वां प्रोजेक्ट है, और फ्लाईओवर के एतबार से ये 20वां फ्लाईओवर में तेलंगाना बनने के बाद ये 20वां ऐसा फ्लाईओवर है, ओके। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ पैलियोलिथिक कार्टजाइट टूल्स कहाँ पे मिले? ये एक्चुअली मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में कुछ फ्लड्स आए, तो फ्लड्स आए तो जाहिर बात है कुछ मट्टी बहेंगी या कुछ मट्टी बह के आएंगी, ओके। तो वहां पे ये देखा गया, जब गौर से देखा गया, तो पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, वहाँ ओल्ड स्टोन एज के कुछ कार्टजाइट पत्थरों के कुछ टूल्स पाए गए, ओके। यानी ये मतलब निकल रहा उसका कि यहाँ पे उस जमाने के पैलियोलिथिक के जमाने के क्या है सो लोग मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे, ओके। तो लोकेशन कहाँ पे? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, ओके। तो सैंड बेड, ये गुरुवेल्ला भूपतिपुर विलेजेस, ओके, उनकी उन दोनों के दरमियान में जो सैंड बेड है, ओके, वहां पे ये चीजें क्या है सो क्वार्टजाइट टूल्स क्या है सो कुछ पत्थर के टूल्स वहां पे पाए गए, ओके। तो क्या क्या मिला? आपका एक हथौड़ा, हैंड एक्सेस एक मिला, ओके। उसमें मटेरियल क्या था? कार्बोनाइट था। मेजरमेंट का मेजरमेंट पूछेगा नहीं, वो 15 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ 11, थिकनेस 5.5, ये सब नहीं पूछेगा, ओके। आपको पूछा तो हार्डली क्या पूछ सकता? कोल्ड स्टोरेज, उसका टाइम स्पेन तो 10,000 साल तक, जब से दुनिया स्टार्ट हुई वहां से लेके ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 10,000 साल पहले तक का कैसो पैलियोलिथिक पीरियड में माना जाता, ओके। आपको जो याद रखना है, एक गुरुवेल्ला भूपतिपुर, दो याद रख लीजिए, ओके, और मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, गोदावरी नदी के किनारे, ओके, इतना साफ याद रखिए, किनारे। ऑफ मोनोलिथिक पेंटिंग इन मंचीरेबुला पार्क, ये क्या है देखिए, हैदराबाद के जो आउटस्कर्ट्स में, ओके। मीसोलिथिक, पैलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक रहता, क्रोनोलॉजी हमेशा याद रहना, ओके। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, तो हमारे को अभी पैलियोलिथिक का मिला मुलुगु में, ओके, भूपतिपुर और गुरीबेला अभी अपन पढ़े, ओके। मेगालिथिक ऑलरेडी हम पढ़ के आए, ओके। मेगालिथिक का कहाँ पे मिला, राइट, ओके। तो अब ये तीसरा जो मिला हमको, मीसोलिथिक, राइट, मीसोलिथिक। नियोलिथिक का तो कुछ डिस्कशन अभी नहीं, क्योंकि रिसेंट करंट अफेयर्स में उच्चार है, ओके। तो हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में, राइट, मीसोलिथिक का मतलब क्या? 12,000 साल से लेके
6007। ओके, आज की तारीख से अगर बैक के कर गया, राइट। ये मंची रेबुला फॉरेस्ट का एक पार्क है। ओके, तो वहां पे कुछ पेंटिंग्स पाए गए, टॉर्टाइस फिश, ओके, जियोमेट्रिक मोटिव्स, ओके, वहां पे कुछ कैसे पाए गए। ओके, राइट, उतना साफ याद रखने। मीसोलिथिक के यानी मतलब क्या, कुछ स्टोन टूल्स भी वहां पर पाए गए। ओके, क्वार्टजाइट पीसेस भी कुछ पाए गए। मीसोलिथिक टाइम पीरियड के, मीसोलिथिक का मतलब नोकीले रहते, पत्थर को नोकीला करके वो शिकार के लिए इस्तेमाल करते। ओके, राइट। ओके, उसके बाद पद्मा आवास, पद्मा अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। ओके, पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, पद्मश्री, ओके, भारत रत्न, ये कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। दासरी कोंडप्पा, ओके, ये नारायणपेट से ताल्लुक रखते हैं। ओके, ये बुर्रा वीणा प्लेयर है। ओके, इनको 2024 जनवरी में क्या सो पद्मा अवार्ड दिया गया। गड्डम समैया, ओके, ये थिएटर आर्टिस्ट है। ओके, जो चिंदू यक्षगान, ओके, ये जनगांव से ताल्लुक रखने वाले हैं, इनको भी क्या है सो पद्मा अवार्ड दिया गया। वेलु आनंदाचार्य, ओके, ये स्कल्पचर है, यानी ये भी वन टाइप ऑफ आर्टिस्ट। 1000 टेम्पल्स के क्या है सो वर्ल्ड वाइड इन्होंने स्कल्पचर मूर्तियों का क्या है सो गठन किया। ओके, तो आनंदाचार्य ये भी आर्टिस्ट है। ओके, अब ये कोथावत सोमलाल, ये लंबाड़ी ऑथर है। इन्होंने भगवत गीता, ओके, श्लोकास, 701 भगवत गीता के श्लोकास को लंबाड़ी इसकी लैंग्वेज में कैसे इन्होंने ट्रांसलेट किया, मतलब एजुकेशन फील्ड में आप बोल सकते हो। ओके, कोतावत सोमलाल एजुकेशन बीट। और उसके बाद कुरेला विठ्ठलाचार्य, ये तेलुगु पोएट है, यानी ये भी एजुकेशनिस्ट आप इनको मान सकते हैं। यादाद्री भुवनागिरी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। ओके, 22 बुकों को और काफी लाइब्रेरीज पे कैसे उन्होंने एक्स्टैब्लिश किया। ओके, तो 5 जनों का नाम याद रख लीजिए। कौन सी फील्ड में है ये भी पूछा जाता है। ओके, तो आपको क्या रखने का है, सोमलाल एजुकेशन, विठलचारी एजुकेशन, बाकी के 3 आर्टिस्ट आर्ट में। ओके, आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट में ही पकड़ सकते हो। ओके, ये लिटरेचर बोल सकते हो आप, ऑथर। हाँ, ये ओके, बराबर, ये याद रख लीजिए इनके नाम से। गदर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इनका जन्मदिन जनवरी 31, 1949, यहाँ पे डेट नहीं दिया। तूफरान में इनका जन्म हुआ, जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में दलित से ताल्लुक रखते हैं ये। इंजीनियरिंग के टाइम पीरियड में नेक्सलेट मूवमेंट में कैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जबकि वो नेक्सलेट मूवमेंट को बैन कर दिया गया था। ओके, 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिन पीपुल वार में ये ज्वाइन हुए। जननाट्य मंडली को इन्होंने एक्स्टैब्लिश किया था। ओके, 1975 की बात है, एक बैंक में जॉब करते थे, वहां से ये निकल के कैसो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में, इनकलाबी के तहरीक में कैसे ये शामिल हुए। तेलंगाना मूवमेंट में काफी रोल इन्होंने अदा किया 1969, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड फेज दोनों में। ओके, ये एक गाना काफी फेमस हुआ था इनका, పొడుస్తున్న పొద్దు మీద, थोड़ा सा मैं गा के भी सुना देता हूँ आपको। పొడుస్తున్న పొద్దు మీద गड़ुస్తున్న गानमा, ये ऐसा कुछ एक सॉन्ग था। ओके, राइट। माँ भूमि एक मूवी थी। ओके, उसमें भी अपेयर हुए थे, और इन्होंने ये बंडे का बंडी गट्टू, ओके, और बंडे का बंडी गट्टी, ये एक तेलुगु सॉन्ग था। वो सॉन्ग को भी कैसे इन्होंने गाया था। तेलंगाना धूमधाम में भी काफी प्रोग्राम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और तेलंगाना स्टेट सेपरेट तेलंगाना स्टेट रियासत को हासिल करने में काफी लोगों में कैसे जागृति इन्होंने पैदा की। तेलुगु सिनेमा में भी इनका काफी पॉपुलर रोल रहा। ओके, हाँ, ये ओके, नंदी अवार्ड्स, इन्होंने एक नंदी अवार्ड भी जीता था, बेस्ट लिरिक्स फॉर मल्ले तीगकू। ओके, ये एक उसपे ये एक सॉन्ग इन्होंने लिखा था, उसमें क्या है सो इन्होंने एक अवार्ड, नंदी अवार्ड भी जीता था। ओके, पुरुषतुल्ला పొద్దు మీద, ये सॉन्ग गाने के लिए भी इनको अवार्ड दिया गया था, जो जय बोलो तेलंगाना मूवी में ये सॉन्ग को क्या है सो रखा गया था। ओके, अब देख लेते हैं सरवाई पापन्ना के बारे में। आगे नंदी अवार्ड्स के बारे में आता, गद्दर के जन्मदिन पे क्या सो नंदी अवार्ड्स का नाम चेंज करके गद्दर अवार्ड्स के नाम पे ही वो रखा गया। सरवाई पापन्ना एक्चुअली कौन थे, यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर। ओके, इन्होंने सरवाई पापन्ना को काफी इज्जत बख्शी, इनके नाम से एक पोस्टल कवर को क्या सो रिलीज किया गया। ये सरदार सरवाई पापन्ना एक गौड़ कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे,
मुगल्स के खिलाफ इन्होंने क्या है सो काफी अपनी लड़ाई लड़ी थी। ओके, राइट। काकतीय डायनेस्टी फॉल होने के बाद फिर कुतुब शाही डायनेस्टी फॉल होने के बाद सरवई पापन्ना का काफी रोल रहा। कोंडा वेंकटा माधव रेड्डी, ये कौन है देखिए, तो केवी रंगा रेड्डी के खानदान से ताल्लुक रखने वाले आदमी है। इनके नाम पे भी एक पोस्टल कवर इनकी 100वीं, कोंडा वेंकटा माधव रेड्डी के 100वीं जन्मदिन पर, ओके, दिसंबर 2023 में जस्टिस माधव रेड्डी, ओके, ये जस्टिस थे कोंडा वेंकट माधव रेड्डी, इनके जन्मदिन पर इनके नाम से भी एक पोस्टल कवर को रिलीज किया गया। ओके, वाइस प्रेसिडेंट ने क्या इस पोस्टल कवर को रिलीज किया क्योंकि इन्होंने एजुकेशन में काफी अपना अहम रोल अदा किया है। ओके, 15 अगस्त 1872 को इनकी पैदाइश हुई थी। आंध्र प्रदेश और मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये रहे। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। ओके, भक्ता रामदास, अभी भक्ता रामदास कौन है? काफी आप अहम जानते हैं। अभी जो हम कोस्टल कवर भद्राचलम टेम्पल जो देख के आए, आपको देख के आए। इनका एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू 11 फीट का है। ओके, भक्ता रामदास। ओके, इस 17वीं सेंचुरी में काफी इन्होंने काम किया था। हाल ही में इनका 387 बर्थ एनिवर्सरी पर नेलकोंडापल्ली तेलंगाना में इनका एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू को क्या सो इनैग्रेट या स्टैच्यू बनाया गया, राइट। ये एक्चुअली इनका नाम कंचनला गोपन्ना था। भक्त रामदास के नाम से ये जाने जाते थे। ओके, ये लॉर्ड रामा का जो ओके, और भद्राचला रामदासों के नाम से भी ये जाने जाते थे। ओके, 17वीं सेंचुरी में ये जो लॉर्ड रामा रामा जो है, ओके, उनकी जो कार्नेटिक म्यूजिक को इन्होंने कंपोज किया था। ओके, ये एक फेमस कंपोजर है तेलुगु क्लासिकल एरा के। इसके लिए वग्गेयकारा, ओके, एक वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं तेलुगु क्लासिक में, वो एक कंपोनेंट है वग्गेयकारा, उसके क्या से कंपोजर है। ओके, इनके टाइम पीरियड पे तेलुगु लिटरेचर के काफी बड़े बड़े शख्सियतें गुजरी। एक है तल्लापाका अन्नमయ్య, ओके, त्यागराज क्षेत्रయ్య, ओके, श्यामा शास्त्री। ये तेलुगु लिटरेचर के इनके वक्त में काफी बड़े लोग गुजर चुके। ओके, ये नेलकोंडापल्ली में कैसे रहते थे? ओके, भद्राचलम टाउन, भद्राचलम के काफी करीब है। ओके, तो मुस्लिम रूल तेलुगु कंट्री जो थी, यानी कुतुब शाही के पीरियड के टाइम पे इन्होंने राइट लॉर्ड श्री रामा कृष्णा श्री रामा भद्राचलम का जो टेम्पल है उसको कंस्ट्रक्ट किया। ओके, राइट। आपको जो याद रखना है, भद्राचलम का जो राम टेम्पल है उसको कंस्ट्रक्ट किया था कुतुब शाही पीरियड के टाइम पे, उतना याद रखें। इनके टाइम पे तेलुगु लिटरेचर के जो बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजर चुकी, उनका नाम तल्लापाका अन्नामయ్య, त्यागराजा क्षेत्रయ్య, श्यामा शास्त्री। ओके, इनके फेमस एक तेलुगु क्लासिकल एरा के क्या फेमस कंपोजर थे। इसके कंपोजर थे ये वग्गेयकारा के कंपोजर थे। ओके, ये लॉर्ड रामा की कार्नेटिक म्यूजिक के भी एक कंपोजर थे। एक्चुअली इनका नाम कंचनला गोपन्ना था। भद्राचला रामदासु या भक्त रामदासु के नाम से जाने जाते। इनकी 387 बर्थ एनिवर्सरी पर नेलाकोंडापल्ली तेलंगाना में इनका एक 11 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू को क्या सो ओके इनाग्रेट किया था। इतना साफ याद रखिए। चिन्नारेड्डी, डॉक्टर चिन्नारेड्डी, इनको तेलंगाना स्टेट प्लानिंग कमीशन का क्या सो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ओके, तेलंगाना स्टेट, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन ऑफ तेलंगाना स्टेट प्लानिंग कमीशन चिन्नारेड्डी को क्या सो डॉक्टर चिन्नारेड्डी को कैसे अपॉइंट किया गया, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक इनका होगा। सिलसिला राजయ్య को तेलंगाना फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन क्या सो अपॉइंट किया गया। ओके, राइट। राइट, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे 2009 से लेकर 2014 तक। ओके, तो सिलसिला राजయ్య या मिस्टर एम राजయ్య, ओके, ये आदिलाबाद के जेडपी सीओ भी हुआ करते थे। उसके बाद ये कांग्रेस में आए और पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन की। ओके, उसके बाद हरिप्रसाद, ये 95th एडिशन ऑफ मन की बात में, ओके, अब तक तो 100 के ऊपर हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिरसिल्ला के एक वीवर है, ओके, जो कपड़ा जो बुनते हैं, ठीक है, उनका नाम हरिप्रसाद है। इन्होंने G20 का कैसो लोगो, ओके, उसको क्लॉथ पे कैसो बनवा के भेजा था। उससे काफी नरेंद्र मोदी काफी खुश हुए। ओके, तो पीएम एक्सप्रेस दिस प्रेजेंट सरप्राइज, ओके, यूनिक गिफ्ट जो इनको मिला पीएम को,
और प्रसाद का इन्होंने क्या सो काफी शुक्रिया अदा किया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को इन्होंने क्या बताते हुए जो सिलसिला से ताल्लुक रखने वाले हरि प्रसाद ने क्या सो एक कपड़े पे G20 का लोगो बनाया था। ओके, राइट। अब ये कार्तिक एक आईएएस ऑफिसर है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एशिया के डिवीजन के कंसल्टेंट के तौर पर भी अपॉइंट। रामजी गोप ट्राइबल म्यूजियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, ओके, एंड डेवलपमेंट, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, जी किशन रेड्डी है, हमारे सिकंदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने एक फाउंडेशन रखा किस चीज का, रामजी गोप मेमोरियल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये हैबिट्स पे क्या है सो रामजी गोप के नाम से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को क्या है सो बनाया जाएगा, ओके, इन द मेमोरी ऑफ ट्राइबल लीडर रामजी गोप, ओके, उन्हीं के नाम से ये बनाया जा रहा है। टोटल इसके अंदर 3 फ्लोर्स होंगे, ओके। ये आदिवासी कल्चर कम्युनिटी का जो हिस्ट्री एंड कल्चर है, ओके, उसको बताते हुए म्यूजियम में क्या है सो सब चीजें प्रदर्शन की जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, आदिवासी जो रामजी गोंड है, ओके, इनका जो इनको एक्चुअली क्या हुआ था, 1860 के टाइम पीरियड पे बेगी, ओके, उरुला मर्री, मतलब ये 1000 जनों को एक बनियान ट्री पे हैंग कर दिया गया, ओके, उसमें ये खुद भी शामिल थे, ओके। तो इसका डिपिक्शन होगा, इसका क्या है सो कुछ क्या बोलते हैं इसको जतलाते हुए या जताते हुए फर्स्ट फ्लोर में ये सब चीजें रखी जाएगी। सेकंड फ्लोर पे क्या होगा, कोमरम भीम और बिरसा मुंडा, ये जो आदिवासी के जो फ्रीडम फाइटर्स है, इनके ताल्लुक से कुछ चीजें वहां पे रखी जाएंगे। टॉप फ्लोर यानी थर्ड फ्लोर पे क्या होगा, ट्रेडिशनल आर्ट, ओके, इन लोगों की पीवीजीटीज की क्या सो पीवीटीजीज की क्या सो जो चेंचूस है, कोलाम से, कोंडा रेड्डी से, ओके, उनका वे ऑफ लाइफ, इनकी जिंदगी के तौर तरीके वहां पर रखे जाएंगे, ओके। एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, तकरीबन 0.3 एकड़ प्लॉट पे क्या से लेकर से पे 0.3 एकर्स, ओके, यानी 30% ऑफ एकड़, राइट। उस पे क्या है सो एक एरिया में 6.5 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम के साइड साथ ही, ओके, ये एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी क्या है सो बनाया गया है। जीवन जी दीप्ति, एक्चुअली ये एक पैरा मेडिकल गेम्स खेलने वाली एक एथलीट है, ओके, एक प्लेयर है। फोर्थ एशियन, ओके, एशियन पैरा मेडिकल गेम्स में दीप्ति जीवन जी, ओके, इन्होंने गोल्ड म्यूजिक मेडल हासिल किया 400 मीटर्स वुमेन T20 इवेंट में, ओके। नया रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया, और कितने सेकंड्स इन्होंने लिए, 56.69 सेकंड्स इन्होंने लिए, ओके। एक पैरा एथलीट है तेलंगाना से, ओके। तो पैरा एथलीट फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में कैसे इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, जो टाइम लिया इन्होंने 400 मीटर का, वो 56.69 सेकंड, ओके। तेलंगाना का पर कैपिटा इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट टॉपिक अब देख लेते हैं। तेलंगाना पर कैपिटा इंक्रीज हुआ, ऐसा रिकॉर्ड हुआ, ओके, 3,17,000 रुपए, ओके, पर कैपिटा तेलंगाना का है, जबकि इंडिया का क्या है सो 1,71,000 है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1,46,000, यानी तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम इंडिया के पर कैपिटा इनकम से 1,46,000 ज्यादा है, ओके। रंगारेड्डी टॉप में है पर कैपिटा इनकम में, ओके, तकरीबन 6,69,000, ओके, हजार का पर कैपिटा इनकम है। जीनी कोफिशिएंट यानी इनइक्वालिटी में अगर देखें तो तेलंगाना का काफी कैसो, ओके, केम डाउन, ओके, इनइक्वालिटी कम हुई, कहाँ से कम हुई, 3.331 से 0.10 तक रिकॉर्ड किया गया अर्बन एरियाज में, ओके, और रूरल एरियाज में 0.437 कैसो रिकॉर्ड हुआ, ओके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, ओके। तो केरला और तमिलनाडु की इक्वली क्या है सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में तेलंगाना स्टेट काफी अच्छा काम कर रहा है, ओके। एक होता है स्टंटिंग, स्टंटिंग क्या है, एज के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट नहीं रहती, तो ऐसे लोगों की तादाद क्या है सो 28% से 33% इंक्रीज हुई, हालांकि उतना कोई अच्छा साइन नहीं है। वेस्टेड, बॉडी में पे वेस्टेड, जितना क्या है सो हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं रहता, ओके, ऐसे लोगों की वेस्टेड कहा जाता है, ओके। वो भी इंक्रीज हुआ 18% से 22% क्या है सो वो वेस्टेड पीपल का इंक्रीज हुआ। स्टंटिंग पीपल्स का क्या है सो 28 से
33% इंक्रीज हुआ। ओके, अंडरवेट, अंडरवेट का मतलब क्या है, जितना एज के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए, ओके, उतना वेट नहीं होता, उन लोगों को भी कैसे इंक्रीज हुआ, 29% से इंक्रीज होकर 32% हो गया चिल्ड्रंस के लिए। ओके, अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। 2016 से 2021 का टाइम पीरियड पे रिकॉर्ड जब किया गया तो ये सब चीजें पाई गई। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ओके, ये 81 2021 में था, अभी 2020 में 2016 में था, 2020 में ये 43 हो गया, मतलब 81 जो ड्यूरिंग डिलीवरी जो लोग मरते थे आउट ऑफ 100, अभी वो 43 हो गया। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी हम देख लेते हैं। ओके, ये पर 1035। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखो कि 81 से 43 तक हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की है 35/1000 2016 में था। ओके, अब ये 21/1000 2020 में हो गया। ओके, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सॉरी मैं पर 1000 बोला, पर लाख बोला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से 9/1000 आना चाहिए, हम 21/1000 तक पहुंच चुके। ओके, उसके बाद जीरो ओपन डेफिकेशन। ओके, तो इसको 76% ऑफ पॉपुलेशन को क्या है, सो काफी अच्छे फैसिलिटीज है। ओके, और 53% हाउस होल्ड, मैंने तेलंगाना स्टेट में 53% हाउस होल्ड क्या है, सो तो तेलंगाना में 53% जितने भी घर हैं उसकी टोटल 53% अगर हम लिया जाए तो उसमें टोटल टॉयलेट फैसिलिटीज है, ओके, विद इन द हाउस, राइट। ये 2011 में था, वो बढ़ के अभी कितना हो गया, 87% हो गया टॉयलेट्स, घर में जो टॉयलेट्स उसकी बात करते हैं। तो 87% घरों में क्या है, तेलंगाना में अभी टॉयलेट्स की फैसिलिटी विद इन द हाउस अवेलेबल है। अब ये भोग सर्टिफिकेट क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल है जो तेलंगाना में है, इसको भोग सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट दिया गया। ये फूड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता। ओके, ये हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, ओके, यानी भोग स्टैंड्स फॉर क्या, BHOG का फुल फॉर्म विशफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। ओके, यानी वो जो जो भी प्रसाद वही चढ़ाया जाता है वो हाइजीनिक, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट जो होता है वो भोग सर्टिफिकेट होता है। okay? यानी विशफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, ओके, उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट तेलंगाना में इससे पहले भी दिया गया था, कहाँ पे, विद्या सरस्वती शनि टेम्पल, ये वारगल या वरंगल, ये RA नहीं है यहाँ पे, वारगल के में जो मौजूद विद्या सरस्वती टेम्पल है, शनि टेम्पल है, उसमें क्या है, उसको भी क्या है सर, भोग का सर्टिफिकेट या फूड, ओके, सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI कहा जाता है, उसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको फिलहाल जो याद रखना है, 3 चीजें याद रखनी है। एक, वारगल तेलंगाना में इससे पहले विद्या सरस्वती शरण टेम्पल को बुक सर्टिफिकेट दिया गया। रिसेंटली लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल तेलंगाना, ओके, यादाद्री में जो है उसको भी क्या सो बुक सर्टिफिकेट से ये सर्टिफिकेट देने वाला एजेंसी का नाम क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, राइट। उसके बाद जीवन धन तेलंगाना ग्रुप इट्स रिकॉर्ड या ऑर्गन प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन, ओके, जीवन दान भी क्या है, मतलब जीवन दान ऑर्गन, ये तेलंगाना में क्या है सो जो ऑर्गन डोनेशन रहता, ओके, 2013 में, ओके, ये हयात इंटरनेशनल एक्सीलेंस फ्रेमवर्क अवार्ड 2024, ओके, जीवन दान ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव जो तेलंगाना में हुआ, ओके, 2013 में कैसे जीवन दान ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव तेलंगाना में लिया गया था। हाल ही में इसको हयात इंटरनेशनल एक्सीलेंस फ्रेमवर्क अवार्ड 2024 का दिया गया। कहाँ पे दिया गया, UAE ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट कॉन्फ्रेंस जो दुबई में हुआ, उस दुबई में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, यूएई में ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट कांग्रेस जो दुबई में हुई, वो दुबई में ऑर्गन जीवन दान ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव इन तेलंगाना को हयात इंटरनेशनल एक्सीलेंस फ्रेमवर्क अवार्ड कैसे दिया गया। ओके, ये अवार्ड किसने रिसीव किया, स्वर्णलता जो निम्स में काम करते हैं, इन्होंने
ये जीवन दान की तरफ से कैसे इन्होंने ये अवार्ड को रिसीव किया। ओके, एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। ओके, पहले 1716 ऑर्गन्स को कैसे ट्रांसप्लांट किया गया था। ओके, कितने डोनर से? 194 डोनर से, तेलंगाना का रिकॉर्ड था। अभी वो रिकॉर्ड को, तेलंगाना के रिकॉर्ड को तेलंगाना ने तोड़ा। टोटल डोनर्स 200, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कितने हुए? 728, 728। ओके, ओके। राइट, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन क्या है देखिए। ये साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अंडर में आता। ओके, राइट। अमित शाह के हाथों कैसे नागेंद्र बाबू, जो जो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर है, इनको कैसे नागेंद्र बाबू को अमित शाह के हाथों यानी होम मिनिस्टर के हाथों अवार्ड दिया गया। टोटल इंडिया में कैसे जितने पुलिस स्टेशन है वो 17,000 पुलिस स्टेशन है, उसमें 75 पुलिस स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसमें कैसे टॉप 10 के अंदर कैसे राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन खराब पाया गया। तो कोई भी पुलिस स्टेशन टॉप 10 में अगर आ रहा तो क्या है, वो पुलिस स्टेशन में क्राइम डिटेक्शन, ओके, रेट, यानी उनके एरिया इलाके में, पुलिस स्टेशन के इलाके में जो भी क्राइम्स होते, मुजरिमों को पकड़ने का जो तरीका होता वो काफी अच्छा इनका रहा। इनका इन्वेस्टिगेशन भी कैसे क्वालिटी है, क्योंकि कम्युनिटी एंगेजमेंट भी इनका अच्छा है। राइट, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस भी अच्छा है राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का, इसीलिए ये अवार्ड इनको दिया। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल सिटीजन कॉन्फ्रेंस। ओके, डिजिटल सिटीजन समिट 2023 के हैदराबाद में मुनक्किद की गई। राइट, किसने इसको मुनक्किद किया? डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ओके, इन दोनों ने मिलकर कैसे ऑर्गेनाइज किया डिजिटल सिटीजन समिट 2023 टी हब। ओके, राइट। केंद्रीय साहित्य अवार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर नागाराजू सुरेंद्रा, जो इनका जो लखब है वो एल नागा। ओके, एल नागा इनका लखब है। ओके, तो एल नागा इनका लखब है, उनका एक्चुअल नेम क्या है? नागाराजू सुरेंद्रा। ओके, इनको केंद्र साहित्य अवार्ड 2023 का दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट, क्योंकि इन्होंने गालिब नाटी कालम नाम की एक किताब लिखी। ओके, या ट्रांसलेशन की। ओके, तो तेलुगु में इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। तो एक्चुअली एक किताब थी जिसका नाम था गालिब द मैन द टाइम्स। ओके, ओके, द मैन द टाइम्स नाम की किताब थी जो इंग्लिश में थी। ओके, उसको इंग्लिश में लिखने वाले जो पोएट थे पवन के वर्मा, इन्होंने इंग्लिश में एक किताब लिखी थी गालिब द मैन द टाइम्स। उसी किताब को गालिब नाटी कालम को के नाम से इन्होंने तेलुगु में ट्रांसलेशन किया, और उस ट्रांसलेशन की बुनियाद पर इनको केंद्र साहित्य अवार्ड 2023 का कैसे दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट बिट। ग्रीन एप्पल अवार्ड, ग्रीन एप्पल अवार्ड किसको दिया जाता? ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को दिया जाता। ग्रीन एप्पल अवार्ड किसको दिया जाता? ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को दिया जाता। ओके, हाल ही में तेलंगाना का जो सेक्रेटेरिएट है वो दुर्गम चेरियो का केबल ब्रिज है उसको, कमांड कंट्रोल रूम उसको, यादाद्री टेम्पल और मौजम जाही मार्केट, ये 5 बिल्डिंग्स को कैसे ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया। ओके, क्योंकि वो आर्किटेक्चर, ओके, एक्सीलेंस और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ओके, इसको मद्दे नजर रखते हुए कैसा, राइट, ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इंडिया में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिल्डिंग्स ने कैसे ये अवार्ड को जीता। राइट, तो ये इंटरनेशनल ब्यूटीफुल बिल्डिंग ग्रीन एप्पल अवार्ड, राइट, ये पूरे अवार्ड का नाम है। तो 5 ही बिल्डिंगों को अवार्ड दिया गया। मैं एक बार और बोल देता हूँ, सेक्रेटेरिएट, दुर्गम चेरू का केबल ब्रिज, कमांड कंट्रोल रूम, यादाद्री टेम्पल, मौजमजाही मार्ग। राइट, ये याद रखिए। ओके, तो ये ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लंदन में है। ओके, तो वो कैसे ये अवार्ड्स को देते हैं? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और पॉजिटिव विजिबल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी एनवायरनमेंट काफी अच्छे तरीके से जिस जिन बिल्डिंगों में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जिन चीजों का ध्यान रखा जाता, ओके, वैसी बिल्डिंगों को सिलेक्ट करके अवार्ड दिया जाता। राइट, तो तेलंगाना को इससे पहले भी अवार्ड्स है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में, ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में,
2020 और 21 में ट्री सिटी अवार्ड, ओके, आया। अभी हमको क्या, कौन सा अवार्ड आया, ग्रीन एप्पल अवार्ड आया, ये बिल्डिंग्स को, ग्रीन एप्पल अवार्ड बिल्डिंग्स को, और ग्रीन ट्री अवार्ड भी आया, ग्रीन सिटी अवार्ड भी आया, ओके। तो ये अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा देखिए। जीनोम वैली, ओके, जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड, ये किसको दिया गया, प्रोफेसर ग्रेग हेल्म, ओके, सीमेंस आपको दिया गया, राइट। ये ऑलरेडी ये नोबेल प्राइज भी जीत चुके, लेकिन उनको जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, ओके, जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का दिया गया। एक्चुअली तेलंगाना में, ओके, 21st एडिशन बायो एशिया तेलंगाना हेल्थ केयर लाइफ साइंस इवेंट हुआ। उस इवेंट में, ओके, उस इवेंट में जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड के सो प्रोफेसर ग्रेग एल सीमेंस आपको दिया गया, राइट। किसकी वजह से दिया गया, ओके, हाइपोक्सिया, ओके, इंड्यूसिबल फैक्टर 1, HIF1 प्रोटीन, ओके, उसको इन्होंने डिस्कवर किया। ये की प्रोटीन है जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को रिस्पॉन्स करता, ओके। इसकी डिस्कवरी करने के लिए इनको क्या है, सो जीनो वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का दिया गया, राइट। तो सीमेंस ऑफ नाम याद रखिए। फिलहाल ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल, ओके, स्कूल ऑफ मेडिसिन में कैसे एज ए प्रोफेसर, मेडिसिन प्रोफेसर के तौर पे ये काम कर रहे हैं, ओके। ये कैंसर, एनीमिया और आई डिसीज के जो उसमें उसमें भी कैसे अपना काफी योगदान इन्होंने दिया। गद्दार अवार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। 31 जनवरी जो गद्दार का डेट ऑफ बर्थ है, नंदी अवार्ड्स को रिप्लेस करके गद्दार अवार्ड्स के नाम से तेलंगाना गवर्नमेंट, ओके, नंदी अवार्ड्स के बदले में अब गद्दार अवार्ड्स देने वाली है, ओके। तो the government has announced significant shift in recognizing poet, artist, ओके, एंड प्रोफेशनल, क्या क्या नाम था, गद्दर, ओके, उन नंदी अवार्ड्स के नाम को चेंज करके अब गद्दर अवार्ड के नाम से दिए जाएंगे, ओके। अगस्त 2023 में हाल ही में इनकी क्या है सो वफात हुई, ओके, और उनको होमेज यानी उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए सरकार ने नंदी अवार्ड्स का नाम चेंज करके गद्दर अवार्ड्स रख दिया है, राइट। तो जनवरी 31, हर साल जनवरी 31 को गद्दार अवार्ड्स दिए जाएंगे, ओके, नंदी अवार्ड्स के प्लेस में। वेरी इंपॉर्टेंट 70 मारुति ड्रोन्स, ये क्या है, एक्चुअली एक मारुति एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया में है, ओके। इन्होंने हाल ही में कोलैबोरेशन पीजे PSAU मतलब प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से, ओके, और उनके साथ काम करके मारू ड्रोन्स ने एक ड्रोन डेवलप किया। वो ड्रोन क्या करेगा, आपको डिस्पेंसिंग डिवाइस, सीड डिस्पेंसिंग डिवाइस, मतलब ड्रोन जाके आप खेत में सीड्स डालेगा। पहले होता क्या था, जो कीचड़ हुए रहता वहाँ पे बेचारे किसान लोग वो बारिश में पूरे कीचड़ में जाके वो सीड्स डालते थे। अब उसके बदले एक सहूलत क्या क्या ये मारू ड्रोन्स ने जो ड्रोन्स बनाए उससे अब सहूलत क्या होगी, ओके, इनोवेटिव सीड डिस्पेंसिंग डिवाइस इन्होंने बनाया, ओके, सीड डिस्पेंसिंग डिवाइस, ओके, सीड डिस्पेंसिंग। अब ये खेत में जाके ड्रोन में सीड्स डाल देते हैं, ड्रोन छोड़े थे वो खुद ही जाके सीड्स वहाँ पे क्या बोलते हैं ये करके आ जाता, सीड्स लगा के आ जाता, राइट। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट सीड्स कैसे लगा सकते हैं आप क्रॉप्स को, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ओके, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, ओके, ये सब चीजें होंगी, राइट। आप भारत रत्न टू PV नरसिम्हा राव, आप जानते हैं PV नरसिम्हा राव को मॉडर्न चाणक्य के नाम से भी जाना जाता, ओके। 17 साल की एज में इन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, ओके। 9 इंडियन लैंग्वेज और 8 फॉरेन लैंग्वेज को ये जानते थे। इन्होंने रूपी को कन्वर्टेबिलिटी, ओके, कन्वर्टेबिलिटी एंड ट्रेड अकाउंट, अपने जब ये प्रधानमंत्री थे इन्होंने रूपी की कन्वर्टेबिलिटी, ये BOP में आता है, इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कन्वर्टेबिलिटी को क्या से इन्होंने शुरुआत की थी, ओके। और इन्होंने ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी को भी कैसे इनिशिएट किया था, यानी ईस्टर्न कंट्रीज के जो ट्रेड सिस्टम है उसको कैसे उन्होंने लागू किया था। 1991 से लेकर 1996 तक राजीव गांधी के हत्या के बाद, ओके, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद इनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर
मिला। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने किए, इन्हीं के टाइम पे बाबरी मस्जिद की भी क्या डेमोलिशन किया गया। अब अर्जुना अवार्ड्स एंड एशियन गेम मेडल्स। ओके, अभी क्या क्या है बेटे, जिन जिन को भी अर्जुना अवार्ड मिला और एशियन गेम्स में जिन जिन को भी मेडल्स मिला, ओके, वो रेवंत रेड्डी से सेक्रेटरीट में इन्होंने मुलाकात की। अर्जुना अवार्ड्स तेलंगाना से किसको किसको मिले, ओके, देखिए हुसामुद्दीन बॉक्सिंग, इनको भी अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। ईशा सिंह ये शूटिंग में, ओके, इनको भी अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। एशियन गेम्स 2023 ये निखत जरीन को कैसे दिया, निखत जरीन को मिला बॉक्सिंग में। ओके, राइट, ये भी रेवंत रेड्डी से मिले, चीफ मिनिस्टर से। ओके, करीना चेन्नई डेरियस, ये भी एक इनको भी शूटिंग में एशियन गेम्स में कैसे मेडल मिला। ओके, आगा सारा नंदिनी, ये भी एथलीट है, इनको भी ये भी कैसे एशियन गेम्स में इनको भी एथलीट में मेडल मिला। ये भी सीएम रेवंत रेड्डी से इन्होंने मुलाकात। ओके, जीवन जी दीप्ति ये एक पैरा एथलीट है, पैरा गेम्स, एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, इनको भी गोल्ड मेडल मिला, ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। ओके, तो ये भी सीएम रेवंत रेड्डी से इन्होंने मुलाकात की, सब लोगों ने मुलाकात। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इन द विल्ली ऑफ द टाइगर, एक्चुअली तेलुगु के डायरेक्टर है जिनका नाम है सिद्धार्था, ओके, जटाला, इनकी एक फिल्म है बिल्ली ऑफ द टाइगर। ओके, इन द बिल्ली ऑफ द टाइगर इनकी एक फिल्म है। तो इस फिल्म को 74 बेर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला, क्योंकि हालांकि वो तेलुगु से रिलेटेड है, तो इसीलिए इन द बिल्ली ऑफ द टाइगर अवार्ड किसको मिला, वो सिद्धार्था जटाला। ओके, दशरथी अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, किसको दिया गया, ओके, दशरथी कृष्णमाचार्य 2023 का अवार्ड, एक पॉपुलर राइटर है, ओके, और संस्कृत आंध्रा पोएट भी है, जिनका नाम है सतावाधनी, ओके, अयाचितम, ओके, सतावाधनी अयाचितम नटेश्वरा शर्मा, ओके, नटेश्वरा शर्मा इनका पूरा नाम है, इनको दशरथी अवार्ड दिया गया। ओके, दशरथी कृष्णमाचारी जो दशरथी के नाम से भी जाने जाते थे, ओके, तेलुगु के काफी अच्छे पोएट रह चुके। ओके, इनके टाइटल्स अभयुदा कवि, काला प्रपूर्णा, ओके, ये इनके दशरथी के टाइटल्स थे। हमारे लिए जो है दशरथी अवार्ड 2023 का किसको दिया गया हो, तो ओके, सतावाधनी अयाचितम नटेश्वरा शर्मा, इतना सा याद। वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग का एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एक रहता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में तेलंगाना से 3 डिस्ट्रिक्ट है, ओके, आसिफाबाद, राइट, भूपालपल्ली, और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गुड़गांव, राइट, ऑलरेडी हम प्रीवियस उसमें पढ़ के आ चुके। तिरियानी मंडल, तिरियानी विलेज जो है ये भी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में आता है, ये आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। एक तिरियानी एक ब्लॉक है, कोमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना में, इसने टॉप किया, किसने टॉप किया ओके, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में कैसे इसने टॉप टॉप किया। उसी तरीके से कौशाम्बी ब्लॉक ऑफ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ये सेकंड रैंक आया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में त्रियानी ब्लॉक कोमरम बीट डिस्ट्रिक्ट पूरा नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से क्या है टॉप रहा। ओके, इतना सा याद रखिए, पहली बार ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के रैंकिंग को कैलकुलेट किया गया, तो तेलंगाना की खासियत ये रही कि तेलंगाना के तिरियानी मंडल उसमें टॉप रहा। जनवरी 7 2023 को ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तकरीबन सारी देश भर से, इंडिया से 500 ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया गया था, 329 डिस्ट्रिक्ट से, 21 स्टेट 4 यूनियन टेरिटरी से क्या 500 ब्लॉक को सिलेक्ट किया गया। 7 जनवरी 2023 को उस पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाए गए, और वो प्रोग्राम्स के अंदर टॉप कौन रहा, त्रियानी ब्लॉक। ओके, इंपॉर्टेंट है, क्या है, गायत्री बैंक को बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक का अवार्ड मिला, राइट, बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक, इतना सही याद रखिए, राइट, बैंकिंग फ्रंटियर इन कोऑपरेटिव बैंकिंग अवार्ड्स 2023। ओके, किसके लिए दिया गया है इनको, बेस्ट ई पेमेंट्स और बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक के इनिशिएटिव लेने पर इनको ये दिया गया। गायत्री बैंक 15th टाइम कैसे ये अवार्ड जीत रही है नेशनल लेवल पे, पहली बार नहीं है, 15th टाइम। ओके, एशिया पैसिफिक सैनिटेशन एक्सीलेंस अवार्ड, अब ये क्या है देख लो, वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको क्या है एशिया पैसिफिक
सैनिटेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का दिया था। ओके, यूनाइटेड सिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट एशिया पैसिफिक, ये इन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस अवार्ड को दिया। अवार्ड देने वाले कौन है? यूनाइटेड सिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट एशिया पैसिफिक के द्वारा एशिया पैसिफिक सैनिटेशन एक्सीलेंट अवार्ड GH वरंगल, ओके, GWMC वरंगल, ओके, ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अवार्ड दिया गया। ओके, किस लिए दिया गया? जाहिर बात है। ओके, दिस अवार्ड हैज बीन गिवन, कहने काफी अच्छा इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा किया, ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा किया, सफाई का अच्छा ध्यान रखा, ओके, सैनिटेशन अच्छा रहा, सस्टेनेबल गोल जो 6 है उसको भी कैसे इन्होंने अचीव किया, इसलिए कैसे ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एशिया पैसिफिक सैनिटेशन एक्सीलेंस अवार्ड कैसे दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कालोजी नारायण अवार्ड, क्योंकि लिटरेरी अवार्ड से कालोजी नारायण राव, उनका जन्मदिन सितंबर 9 को कैसे तेलंगाना में तेलंगाना लैंग्वेज डे के तौर पर मनाया जाता। हाल ही में इनकी 109वीं सालगिरह पर सिंगर जयराज को, ओके, 2023 का कालोजी नारायण अवार्ड दिया गया, 2022 का, ओके, रामजू हरगोपाल को दिया गया, 2021 का पेन्ना, ओके, शिवराम कृष्णा को दिया गया, 2020 का रामा चंद्रमौली को दिया, 2019 का कोटा वेंकटेश्वरा को, 18 का, ओके, नवीन को दिया गया था, 17 का सीताराम को दिया गया, 16 का गोरेटी वेंकन्ना, 15 का अम्मा वेणुगोपाल को दिया गया। रिसेंट किसको दिया गया, या रिसेंट 2-3 नाम याद रख दीजिए। एक हरगोपाल, शिवरामकृष्ण, 23, 22, 21। पहला क्या सा वेणुगोपाल, दूसरा गोरेटी वेंकट, ओके, इतना से याद। डबल डेकर बस, हैदराबाद डबल डेकर बस, हैदराबाद में जो पुराने जमाने में हैदराबाद गए हो तो डबल डेकर बस में बैठे क्या? मोरा पिक्चर में भी जब सुनील शेट्टी जब भाग के एक ऊपर चढ़ जाते हैं, वहाँ पे एक आदमी का कत्ल करते हैं, वो भी डबल डेकर बस। तो रिसेंटली हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने तकरीबन 12 यानी 13 करोड़, तकरीबन 12.96, 13 करोड़ इन्होंने खर्च किए, ओके, और डबल डेकर बसेस, वो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस को इन्होंने लॉन्च किया। ओके, ये कहाँ से इनका रूट होगा डबल डेकर बस का? ओल्ड सिटी, टैंक बंड, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक कैसे डबल डेकर बसेस जो है ये खास तौर से टूरिस्ट को लेकर जाएंगे, बिरला मंदिर, असेंबली, चार मीनार, ओके। पर एक आदमी का जो किराया होगा वो 50 रुपये होगा, ओके। एक बस में 65 पैसेंजर्स तक बैठ सकेंगे, राइट। 150 किलोमीटर एक बार अगर 2 से ढाई घंटे चार्जिंग करें तो बस तकरीबन आपको 150 किलोमीटर का ट्रैवल करेंगे। इसके चार्जिंग स्टेशन है खैरताबाद, दूसरा संजीवया पार्क में इसके चार्जिंग स्टेशन लगाए। नुमाइश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी रिसेंटली जो नुमाइश हुई फरवरी में, ओके, 2024 में 83rd ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन था, जिसको नुमाइश के नाम से जाना जाता। ओके, ये नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में ये नुमाइश हर साल लगाई जाती जनवरी फरवरी में। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देख ले तो 1938 की बात है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने मिलकर जो तेलंगाना में हैदराबाद स्टेट में उस वक्त के जो लोकल प्रोडक्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे, यानी हाथों से बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट्स थे, उसकी क्या है सो उसको उसके सेल के लिए, उसकी उसको नुमाइश करने के लिए क्या है सो ये लास्ट निजाम उस्मान अली खान के पीरियड में लगाया करते थे। ओके, तो पहले तो 100 स्टार ये पब्लिक गार्डन में लगाया करते थे, ओके, बाद में ये एग्जीबिशन ग्राउंड में क्या है उसका वेन्यू चेंज कर दिया गया, राइट। पहले इसको नुमाइश मसनूअत मिल्की के नाम से जाना जाता था, बाद में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, बाद में फिर से 2009 में इसका नाम नुमाइश कर दिया गया। अभी ये नुमाइश के नाम से जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड एटीएम, जैसा हम कार्ड डाल के पैसे निकाल सकते हैं, उस तरीके से अमीरपेट मेट्रो स्टेशन में आप, ओके, यूपीआई कोड के जरिए तो एक स्कैनर आ जाएगा, आपको पे कर दिए तो आपको जितना आप गोल्ड चाह रहे हो उतना गोल्ड आपको मिलता, आधे तोले से लेकर, ओके, 20 तोले तक, सॉरी 0.5 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक का आप सोना कैसे वो अमीरपेट मेट्रो रेलवे स्टेशन पे पे करके निकाल सकते हैं। ठीक, सिल्वर कॉइन्स आप 10 to 100 ग्राम्स तक के भी कैसे सिल्वर कॉइन्स वहां पे निकाल सकते हैं। इस क्या रेट वहां पे आपको किस रेट से मिलेगा? लंदन, ओके, बिलियन मार्केट एसोसिएशन, वहां पे जो रेट लाइव चल रहा वो लाइव रेट के हिसाब से यहाँ पे कैसे आपको अमीरपेट के मेट्रो स्टेशन पे आप गोल्ड कैसे खरीद सकते, राइट।
तो एक्चुअली 2000 से 3000 मशीन्स टोटल ऑल ओवर इंडिया, ओके, इंक्लूडिंग रशिया, तुर्कमेनिस्तान और यूएसए, यहाँ पे तकरीबन 2000 से 3000 मशीन्स लगाने का इरादा था। हैदराबाद के एयरपोर्ट पे और मैंगलोर के एयरपोर्ट पे ऑलरेडी ये फैसिलिटी दस्तियाब है, अवेलेबल, राइट। तो ये मेंटेन किसके द्वारा किया जाएगा? गोल्ड सिक्का लिमिटेड। तो गोल्ड सिक्का लिमिटेड, उनका ये प्लान था कि तकरीबन 2 से 3000 एटीएम्स लगाए गए। न्यू हाईकोर्ट के बारे में आप जानते हैं। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाईवी चंद्रचूड़ ने तेलंगाना के हाईकोर्ट की राजेंद्र नगर में जो नया प्लेस अलॉट किया गया 100 एकड़, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज से के कुछ एरियाज को लेकर 100 एकड़ अलॉट किया गया। तो उस 100 एकड़ पे तेलंगाना का नया हाईकोर्ट बनाया जा रहा है। ओके, राइट, ठीक है। तो पुरानी जो अभी हाईकोर्ट है वो काफी खस्ता हालत में आ गई। ओके, तो नया राजेंद्र नगर में तेलंगाना का हाईकोर्ट बनाया गया। ऑपरेशन स्माइल एक्स क्या है देखिए। जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी 2024 तक इसको कंडक्ट किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको कंडक्ट किया। ओके, ये चिल्ड्रंस और उनकी चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग, ओके, उनको रोकने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये लगाया गया। ओके, तकरीबन कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया? 3878। और टोटल कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया? 405 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ओके, ऑपरेशन स्माइल एक्स के जरिए से। ये टीएस का क्या बोलते हैं, टीजी नेम प्लेट्स पे क्या तो चेंज कर दिया गया। ओके, एक रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ओके, इन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन इश्यू किया। उसके जरिए से अभी टीजी जाके टीएस जाके क्या होगा? टीजी होगा। टीएस विल रिप्लेस टीजी। ओके, इतने कुछ खास न्यूज देखते हैं। जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्म होने के बाद टीएस बनाया गया था, वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन टीजी है। नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, हाल ही में गवर्नमेंट ने ये कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कैसे, ओके, अप्रूवल दे दिया है, राइट। ये प्रोजेक्ट कोडंगल, नारायणपेट और मक्तल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को कैसे इरिगेशन फैसिलिटीज, ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए काफी अहम साबित होती है। ये तेलंगाना इनुच अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है देखिए। एक्चुअली तेलंगाना इनुच एक्ट ये 1929 फर्स्टली में एक एक्ट बनाया गया था, लेकिन बाद में उसको अमेंडमेंट कर दिया था, राइट। यहाँ पे एक्चुअली ये इनुच बोल तो कौन आते हैं? ट्रांसजेंडर्स आते हैं। ओके, ट्रांसजेंडर्स, राइट। ओके, अभी तो खैर गवर्नमेंट इनको आसरा पेंशन भी दे रही है ट्रांसजेंडर्स को, जजमेंट के हिसाब से। ओके, जजमेंट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड आसरा पेंशन स्कीम्स टू द ट्रांसजेंडर पर्सन्स आल्सो, राइट। तो एक्चुअली ये क्या होता था, ये तेलंगाना इनुच एक्ट के हिसाब से ये जो ट्रांसजेंडर्स होते थे, इनको जब चाहे जब अरेस्ट कर लिया जाता था, इनको पनिशमेंट दे दिया जाता था। ओके, तो उनकी प्राइवेसी, उनके राइट्स को, उनकी डिग्निटी को खतरा हो रहा। ओके, उनके उनके हुकूक को मारा जा रहा। ओके, उस एतबार से क्या सो, तो ये एक्ट को अमेंडमेंट करके अब इनको ये सहूलतें दी गई। इनको अरेस्ट करना है तो आप किसी बिना वजह इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, पनिशमेंट नहीं देते। कुछ इनको राइट्स, उनके राइट्स को बचाया गया। ओके, बस इतना सही एक याद रखिए। ओके, तेलंगाना में 100 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश किए जाएंगे, 10 स्किल यूनिवर्सिटीज। ओके, किसके किसके सहयोग से ये यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया जाएगा? ओके, राइट। ये यूथ को टारगेट करते हुए किसके सपोर्ट से ये यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया जाएगा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ओके, इनके सहयोग से क्या है? सो 10 यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज को तेलंगाना में लॉन्च किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था जनवरी 2024 में, दावोस में हुआ था। ओके, वहां पे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर गए थे और उन्होंने एक एमओयू साइन किया किससे? टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से। और उनके सहयोग से ये स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स स्टेट्स में क्या है सो एस्टैब्लिश किए जाए, राइट। और स्किल यूनिवर्सिटीज को भी क्या है सो एस्टैब्लिश, 10 स्किल यूनिवर्सिटीज को भी क्या है सो एस्टैब्लिश किया जाए, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। 390 साल का पुराना एक लैम्प, ओल्ड लैम्प पोस्ट नलगोंडा में पाया गया। मोदी माणिक्यम विलेज में पाया गया, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में। ओके,
दीपस्तंभम बोलते हैं इसको तेलुगु में, दीपम दीपम बोले तो लैंप को, ओके दीपस्तंभम, राइट। ये मिडिवल पीरियड का माना जा रहा, राइट, ओके। तो ये तकरीबन 20 फुट तालर है, यानी इसकी लंबाई। मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन वहां पे पाया गया। एक आर्कियोलॉजिस्ट है अशोक कुमार और एम एस श्रीनिवासन, ओके। ये किस कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज, ओके, उससे ताल्लुक रखने वाले, ओके। तो इन्होंने वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये 20 फुट टॉल पिलर, जो एक हैलो लैम्प के सर का जो माना जाता, ओके, उसको इन्होंने मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन पे कैसे, उन्होंने कई लैंग्वेजेस का इंस्क्रिप्शन भी उस पे वो 20 फुट टॉल पिलर पे कैसे लिखा हुआ है, राइट। नथिंग बट वन टाइप ऑफ लैम्प भी है, राइट। ये रिवर कृष्णा के नलगोंडा, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट का मतलब रिवर कृष्णा है। रिवर कृष्णा के जो स्लोप की जो जगह है, ओके, वहां पे ये कृष्णा वैली में कैसे ये पाया गया, ठीक है? इतना सा याद रख लीजिए। एक्चुअली ये जो लैंड है, बड़े बड़े जो लैंड कोस्ट है, वो उमूमन कैसे गोवा और वेस्ट कोस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं। बॉम्बे का जो वेस्ट कोस्ट है, आपका कर्नाटका का समुद्री इलाका, वहाँ उस एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन पहली बार एक कृष्णा रिवर के क्या बोलते हैं, नदी के पास ये बड़ा सा लैब है, जो तकरीबन 400 साल पुराना, वो भी मानिक्या विलेज नरगुना डिस्ट्रिक्ट में कैसे पाया गया, इंपॉर्टेंट है याद रखिए। वी हब, जैसा टी हब होता है वैसा वी हब ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के सहयोग से, ओके। एक स्टार्टेक्स ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, ओके। स्टार्टेक्स नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। किससे, किसके लिए? ये वुमेन जो एंटरप्रेनर बनना चाह रही, जो वुमेन एंटरप्रेनर्स बनना चाह रही, जो बड़ी इंडस्ट्रीज या कमर्शियल एक्टिविटीज में कुछ इंडस्ट्रीज को कायम करना चाहे, ओके, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, उसको जो कायम करना चाहे, उनको सपोर्ट देने के लिए ये स्टार्टेक्स नाम का है वी हब ऑस्ट्रेलिया फंड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर के सहयोग से स्टार्ट किया गया। वुमेन्स के लिए भी है, LGBTIX के लिए भी है, यानी लेस्बियन गे उनके लिए भी है। वी हब क्या है, सो स्टार्टेक्स जो एंटरप्रेनर अगर ये भी बनना चाह रहे तो उनको सहयोग दिया जाए। अग्री शो किसान 2024 हैदराबाद, ये हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद में सेकंड एडिशन ऑफ किसान अग्री शो 2024 वहां पे मुनाकिद किया गया, इतना ही यहाँ पे आ। सिंगरेनी कंपनीज के जो वर्कर्स है, यूनियन बैंक ने काफी अच्छा कार्यशील काम अंजाम दिया। इनका जो क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो कवरेज है, वो 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। पहले एक्सीडेंटली अगर कोई सिंगरेनी में काम करने वाला होता तो उसको 40 लाख का कवरेज मिलता था, इंश्योरेंस कवरेज। अब उसको यूनियन बैंक के सहयोग से उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया, जो February 1, 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। फर्स्ट गीगा कंपनी इन तेलंगाना, ये फर्स्ट, ये अमर राजा कंपनीज, ये अमर राजा बैटरीज है, ओके। इन्होंने फर्स्ट गीगा फैक्ट्री तेलंगाना में इन्होंने लॉन्च किया। ये लिथियम आयन बैटरीज है, ओके। तकरीबन इस पे 9,500 करोड़ की लागत आ रही है, ओके। तो 10 साल का कैसे प्लान इसमें रखा गया। तो अमर राजा बैटरी सबसे फर्स्ट गीगा फैक्ट्री इन तेलंगाना, इतना सा आप याद रख लीजिए, दैट इज मोस्ट। तो सवाल क्या पैदा होता है, कहाँ पर इसको लॉन्च करने वाले हैं, ओके, डीबीटी पल्ली महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, ओके। अमर राजा गीगा कॉरिडोर में कैसे आपके गीगा फैक्ट्री को कैसे लॉन्च किया जा रहा है, लिथियम आयन बैटरीज वहां पे बनाए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेरिटेज वॉलंटियर कैंप, ओके, 12 डे वर्ल्ड हेरिटेज वॉलंटियर कैंप रामप्पा टेम्पल में कैसे लगाया गया। काकतिया हेरिटेज ट्रस्ट, ओके, उन्होंने इस इवेंट को डिजाइन किया इन एसोसिएशन विद इंटैक्ट, ओके, तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को से इसका क्लियरेंस लेके ये वर्ल्ड हेरिटेज वॉलंटरी कैंप कैसे रखा गया। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन चाइना स्टडीज, ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन चाइना स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद गच्चीबौली में मुनक्किद किया गया। ये 16वां कॉन्फ्रेंस था, ओके। ये कॉन्फ्रेंस किन किन के पार्टनरशिप से, किन किन के सहयोग से लगाया गया? इंडियन, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज इन दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल एंड काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट, एक सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज एट शिवनागर IOE, ओके।
उसका थीम क्या था? सोशल डायनामिक्स पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिव चैट। ओके ठीक है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर पैकिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना। अब ये क्या है? एक किंग्स टेक्नोलॉजी उनके एक टेक्नोलॉजी, इन्होंने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया तेलंगाना गवर्नमेंट से। ओके, और उसमें ये अग्रीमेंट में ये पाया गया कि सेमीकंडक्टर असेंबली, ओके, एंड टेस्टिंग, राइट, हैदराबाद में इसको लॉन्च करें। कौन से एरिया में? कोंगारा कलान एरिया में। ओके, हैदराबाद की कोंगारा कलान एरिया में सेमीकंडक्टर का असेंबली एंड टेस्टिंग, ओके, ये लॉन्च करने वाले किंग्स टेक्नोलॉजी, जो इंडिया की बेस्ड एक कंपनी, राइट। तकरीबन इस पे ₹28 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ओके, ये फॉक्सकॉन फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये फॉक्सकॉन एक है, उसी के नजदीक कैसे ये इसको भी कैसे इंस्टॉल किया जा रहा है, राइट। ओके, तब तकरीबन 2000 जॉब भी कैसे इसमें क्रिएट होंगे, ऐसा कहा है। लास्ट वन, तेलंगाना गवर्नमेंट ने रेनिसिस, ओके, फॉर सोलर मॉड्यूल्स, उनके साथ एक अग्रीमेंट किया। वो अग्रीमेंट क्या है देख लेते हैं। ओके, ये रेनिसिस ये इंडिया की कंपनी, उससे तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के हिसाब से पीवी मॉड्यूल्स और पीवी सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ओके, तेलंगाना में कैसे ये सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तेलंगाना में कायम किए जाएंगे, राइट। तो ये रेंसिस एक्चुअली क्या है? ये ग्लोबली यानी दुनिया के एतबार से ये काफी एक मानी जाने वाली क्या सेल प्रोड्यूसिंग क्या है, एक कंपनी है। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर्स है। ओके, ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स और इसके की कंपोनेंट्स को इंडिया में इन्होंने सेटअप किया, राइट। हैदराबाद, बेंगलोर और पाताल गंगा, ओके, ये यहाँ पे भी इनके फैक्ट्रीज के हैं, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड तेलंगाना करंट अफेयर्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां जहां पे भी ये पॉइंट्स मिले पनीगिरी पे या आपके मिसोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेगालिथिक के जो भी इलाके, अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। जीए टैग हो या कॉन्फ्रेंसेस हो, जितने भी 103 पॉइंट्स हम देखें उसको अच्छी तरीके से आप याद कीजिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि दिस सेशन विल बी ए वेरी हेल्पफुल सेशन टू यू पीपल। ओके, दिस सेशन विल बी ए वेरी हेल्पफुल सेशन टू यू पीपल एंड आई होप you will get a very good marks in June 9 ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वैसे ये वीडियो आपको आगे भी काम आएगा ग्रुप 2 एग्जाम के लिए, क्योंकि मई 2023 से हम कवर करें, मार्च तक हमने कवर किया, आगे भी ये वीडियो आपको काम आएगा, ठीक है यार, मतलब ग्रुप 2 के एग्जाम के लिए भी इसके लिए कंटिन्यू। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उर्दू में और इंग्लिश में बाइलिंगुअल में आई डिड नॉट फाउंड एनी वीडियो ऑन any YouTube channels, so I thought it is better to make one video on my behalf। तो मैंने ये कोशिश की, तो भी मीडियम वालों के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल ही रहेगा। ओके, सो खासतौर से इंग्लिश के लिए हम ऑल्सो कैन हैव ए एडवांटेज ऑन दिस। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इफ पॉसिबल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड इसी तरीके से कुछ और वीडियोस में इंशाल्लाह लाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।